हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। कहानी की स्टार्टिंग में हमें ड्रामे की फीमेल लीड जिनशा को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फ्रेंड जियांग को बता रही थी कि कुछ लोन वगैरह लेने के बाद मुझे चलो इस सिटी से दूर ही सही अपना घर मिल चुका है, मेरे पास गाड़ी है, तो इसलिए मैं अपने काम पे भी आ जाया करूँगी। नेक्स्ट ये अपना सामान लेके घर पे शिफ्ट हो ही चुकी थी एंड देन यहीं पे इनकी नेबर आंटी की एंट्री होती है, जो कि इससे पूछ रही थी कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे रहने के लिए आई हो। तो ये कह देती है कि नहीं आंटी, मैं तो सिंगल हूँ। वेल वो अब इसके कान में बताती हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये एक हॉन्टेड हाउस है। ये सुनते ही वो कह देती है कि मैं तो इन बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ, मैं एक मैटेरियलिस्टिक गर्ल हूँ। और जैसे ही अपने घर में मौजूद एक पुराने से दरख्त को टच करती है तो उसमें से हमें कुछ स्पिरिचुअल सी एनर्जी बाहर आती दिखाई देती है, जो कि फ़िलहाल हमारी हीरोइन नहीं देख पाई थी। अचानक ही सामान उठाने के चक्कर में जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है तो तभी हमारे हीरो ने इसे पकड़ लिया था। हैरान तो काफ़ी ज़्यादा रह गई थी कि इतना हैंडसम सा लड़का यहाँ पे कैसे आ गया। हो सकता है कि मेरा नेबर होगा, आसपास ही रहता होगा, ऐसे ही मुझे ग्रीट करने के लिए आ गया। वेल वो तो यहाँ पे यही कह रहा होता है कि अगर तुम्हें अपने घर की रेनोवेशन के लिए जब भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं कर दूँगा। ये कहता है कि मैं घरों को डिज़ाइन वगैरह करता हूँ। अब इसे तो सारी समझ आ जाती है कि ओ अच्छा, तो अपने बिज़नेस के लिए यहाँ पे आया था, मैं ऐसे ही खामा में पता नहीं इसे क्या समझ बैठी थी। पर वो अच्छे से बात कर रहा होता है तो उसका ये वाला अंदाज़ तो इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब तभी ऊपर से आंटी की भी एंट्री हो जाती है, जो कि बता रही होती हैं कि ये है नैन हुआ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है, इसने पिछले साल मेरे घर को भी फ्री में रेनोवेट कर दिया था। सो अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए कभी अपने घर को डेकोर वगैरह करवाने की तो ये आसानी से कर देगा। एंड देन इन दोनों को अकेले छोड़ के वहाँ से चली ही गई थी। ये अब यहाँ पे इनके घर को ही देखने की कोशिश करने लगता है और ये भी कहता है कि मैं नेक्स्ट वीक फिर से तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। वो इसी इसका नंबर तो मांगती है, लेकिन ये कह देता है कि मेरे पास तो फ़ोन है ही नहीं। ये सुन के इसे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है कि इस दुनिया में ऐसा बंदा कौन सा हो सकता है जिसके पास कोई फ़ोन तक ना हो। और रात के वक्त इसे ग्रैंडमा कॉल करके यही कह रही होती हैं कि अब तुम काफ़ी बड़ी हो चुकी हो। उन्हें तो बस इसकी शादी की फ़िक्र खाई जा रही होती है। ये भी कह रही होती हैं कि चलो कम से कम तुम अपना बॉयफ्रेंड तो बना लो, इस घर में अकेली कैसे रहोगी, यहाँ पे ख़तरा भी तो हो सकता है। ये उन्हें कहती है कि आप मेरी चिंता मत करें ग्रैंडमा, मैं रह लूँगी। इसे यहाँ पे सीज़र की ज़रूरत थी और अचानक ही मिस्टीरियस से तरीके से किसी ने यहाँ पे सीज़र फेंक भी दी थी। ये फ़िलहाल तो इस बात को इग्नोर करती है। अब जैसे ही शॉवर लेके बाहर निकलती है तो इसे अपने रूम में से कोई अजीब सी स्मेल आने लगी थी। वेल उसको ये वाली खुशबू पसंद तो आती है और यहाँ पे इसी से इंस्पायर हो कि इसने कुछ इयररिंग्स वगैरह भी बना दी थी। हमारा हीरो भी इधर ही बैठा हुआ था। हाल तो इसने उसे देखा ही नहीं था, बस ऐसे ही उसी प्लेस पे बैठी होती है जहाँ पे कि इस वक्त वो स्टे कर रहा था। और अचानक ही जैसे ही ये वाली इसकी बनी इयररिंग्स को देखता है तो हैरान कि तुम इन इयररिंग्स को कैसे पहचानती हो, मतलब कि इतनी सेम टू सेम कैसे ड्रॉ कर सकती हो। वो तो अचानक ही इसे देख के और इसकी आवाज़ को सुन के एकदम शॉक्ड रह गई थी। अपने रूम का डोर बंद तो करती है लेकिन ये तो उसमें से भी घुस आता है। ये उसे घोस्ट समझ रही होती है और साथ ही साथ ये भी कह रही होती है कि यहाँ से चले जाओ, मैंने तो यहाँ पे पुलिस को भी बुलवा लिया। और तभी इतने में पुलिस की वाकई में एंट्री हो जाती है। अब इसे तो हमारा हीरो नज़र आ रहा था लेकिन पुलिस को तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा होता। वो समझ रहे होते हैं कि शायद आपने कोई बैड ड्रीम ही देखा होगा जिसकी वजह से कि इतनी ज़्यादा डर गई हैं, वरना कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। एंड देन जिनशिया को अपना ख्याल रखने का कह के वहाँ से चले ही गए थे। इस घर से बहुत दूर भागना तो चाह रही होती है लेकिन जहाँ कहीं भी जाती है वहीं पे ही हमारा हीरो पहुँच जाता है। ये फिर से भागना स्टार्ट कर देती है बट ना कोई असर नहीं। हाँ, फिर मजबूरी में उसके कहने पे इसे घर पे आना ही पड़ गया था। वो कहता तो है कि देखो मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक घोस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये तो उसकी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करने वाली होती है कि तुम ऐसे ही कैसे, हालांकि मेरा डोर तो लॉक्ड था, फिर अंदर कैसे घुसा। जिनशिया तो नैनहुआ को यही कहने लगी थी ये मेरा घर है, मैंने खुद ही बाई किया है, तो इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। वो तो जाने से मना कर देता है कि एक्चुअली मैं इस घर को कभी छोड़ के जा भी नहीं सकता हूँ, तो कैसे जाऊँ, सो इसलिए तुम्हें मेरे साथ मिलकर ही रहना पड़ेगा।
वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होती है। फ़िलहाल तो इससे दूर दूर ही अपने रूम में जाने लगी थी और चुपके चुपके से जैसे यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तभी हमें मेटेओर शावर को दिखाया जाता है। कुछ स्टार्स नीचे ही गिरने वाले होते हैं। इनका रुख तो सीधा हमारी क्यूट सी हीरोइन की तरफ ही था। इससे पहले कि ये टूटते स्टार्स उसे हिट करते तभी हमारा हीरो आके उसे बचा लेता है। उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी तो थी नहीं, लेकिन तभी अचानक ये देख के चौंक ही गया था कि इसमें जो अब स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है वो कहीं और से नहीं बल्कि इसी लड़की के थ्रू ही उस तक पहुंच रही है। जैसे तैसे करके उसने इसे उनको हिट होने से बचा ही लिया था और यहीं पे बेहोश भी हो जाता है। इसे थोड़ी देर के बाद ही देख के कहने लगा था कि तुम क्या वही लड़की हो जिसका कि मैं आने का वेट कर रहा था। ये तो उसकी बातों को इग्नोर करने के बाद ही इसे उठा के वहाँ से लेके जाना तो चाहती थी कि ठंड हो सकती है, लेकिन इससे तो वो इतना हैवी होता है कि उठाया ही नहीं जाता। फिर फ़ौरन से ही अपना जो ब्लैंकेट वगैरह होता है इसे उड़ा के ही वहाँ से चली गई थी कि ठीक है तुम इधर ही सो जाओ। अगले दिन जैसे उसकी आंख खुलती है तो अपने ऊपर वही वाला ब्लैंकेट देख के एकदम हैरान ही रह गई थी कि ये तो मैंने रात को नैनुआ के ऊपर डाला था ना, तो ये मेरे ऊपर कैसे आ गया, स्ट्रेंज। जैसे ही अब बाहर निकलती है तो सामने से देखती है कि हमारे हीरो ने तो इसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया था और साथ ही साथ ये भी कह रहा होता है कि अब चूँकि हम दोनों एक ही घर में रहेंगे सो क्यों ना प्लानिंग कर लें, मतलब इस घर को दोबारा से रेनोवेट करते हैं, तुम्हें पैसे वगैरह भी देने पड़ेंगे, बाकी दूसरा तमाम खर्चा मैं खुद ही बर्दाश्त कर लूँगा। इतने सारे पैसे देख के वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है कि मुझे कोई भी अपने घर को रेनोवेट नहीं करवाना है, सो इस सब की ज़रूरत नहीं है। इवन के फिर से उससे यहाँ से जाने को ही बोलने लगती है। वो नहीं जाने वाला होता है तो अब तो पक्का इसने अपने इस घर को दोबारा से ही बेचने का डिसाइड कर लिया था कि मुझे कोई और जगह मिल जाएगी, मैंने इस घोस्ट के साथ इधर रहना ही नहीं है। वो कहता रह जाता है कि मैं घोस्ट नहीं हूँ, बट ये उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती है। अब जैसे ही अपने घर से बाहर आती है तो गाड़ी को देख के हैरान, क्योंकि एक्चुअली में रात को वो जो टूटे स्टार्स थे वो नीचे गिरने की वजह से इसकी गाड़ी भी ख़राब हो चुकी थी। अब तभी इसकी मुलाकात उसी आंटी के बेटे से हो जाती है जो कि इसकी नेबर है, उसका नाम डिंग है और ये वही रात वाला ही पुलिसमैन था। और ये भी कह रहा होता है कि मैं अभी इंटर्नशिप पे हूँ और साथ साथ खुद को इंट्रोड्यूस भी करवाता है। ये भी उसे अपना नाम वगैरह बताने के साथ साथ ये भी कहती है कि अभी मैं जल्दी में हूँ सो हम बाद में ही बात करेंगे। नैने से गुड बाय कहती हुई वहाँ से चली ही गई थी। नेक्स्ट ही अब हमें इसे सिटी में ही दिखाया जाता है। इसने प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली थी कि मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। वो हैरान कि कल ही तो तुम यहाँ से ख़रीद के गई हो, अब दोबारा से बेचना चाहती हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन एक आइडिया देते हैं कि अगर हम तुम्हारे घर को एक वेबसाइट पे दे दें कि अगर किसी ने ख़रीदना हुआ तो हो सकता है कि वो ख़रीद लेंगे उतने ही पैसों में जितने के तुमने ख़रीदा था। मैं मीन के अभी फ़िलहाल तो इसे बेचना मुमकिन नहीं लग रहा था। ये सीधी पहुंचती है जियांग के पास और कल जो कुछ भी हुआ पूरी की पूरी स्टोरी इसने उसे सुना दी थी। वो तो खुश लग रही होती है कि क्या तुम्हारे घर पे एक हैंडसम सा घोस्ट है, वाओ ये तो उल्टा अच्छी बात है ना। और इवन कि वो तुम्हारे काम भी कर दिया करेगा, तुम्हें वैसे भी तो अपने लिए एक रूममेट की तलाश थी तो वही बन जाता है। ये कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं, एक घोस्ट को मैं अपने हाउस में कैसे डरा सकती हूँ। इसे मजबूरी में अब अपने घर जाना ही था, क्योंकि जिस ड्रेस के डिज़ाइन पे वर्क कर रही होती है उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तो घर पे ही रह गए थे। अपनी फ्रेंड की मिन्नतें करने लग जाती है कि क्या तुम मेरे साथ वापस घर चल सकती हो, मेरे साथ वहीं पे बिता देना। तो नेक्स्ट दिखाया जाता है कि दोनों जैसे ही वहाँ पे पहुँचती हैं तो ये देख के हैरान कि सुबह तो मेरी गाड़ी ख़राब थी तो अचानक से ठीक कैसे हो गई। खैर बचते बचाते जाने ही लगती हैं और अचानक ही आवाज़ सुन के ये फिर से डर के जियांग को चिपक जाती है। वो इसे साइड पे करती है। यहाँ पे हर तरीके से देखने की कोशिश करती हैं, इसे तो कोई भी घोस्ट नज़र नहीं आता। वो फिर अब अपनी ही फ्रेंड को टीज करने लगी थी कि तुम जानबूझ के ही मुझे यहाँ पे लेके आई हो ना। और तभी अचानक ही लाइटनिंग होने लगती है और इतने में हमारे हीरो को देख के तो दोनों की चीखें निकल गई थी। वो तो इसे देख के एकदम सरप्राइज़ यही सोच रही होती है कि वाह ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम है ना। ये खुद से जियांग को इंट्रोड्यूस करवाता है और साथ ही साथ जिनशा से भी कहने लगा था कि मैंने बहुत सोचा है, अगर तुम रेनोवेशन नहीं करवाना चाहती हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, हाफ पैसे मैं दे दूँगा।
ये सुन के तो अब जिनशा को तो फिर भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसकी फ्रेंड तो बड़े प्यार से बस इसे ही देखी जा रही होती है। जियांग तो जिनशा से कहने लगी थी कि अगर तुम इस घर में नहीं रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं है, मुझे बेच दो, मैं रह लूँगी। फिर हमारा हीरो कह देता है कि नहीं, सबकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं इस घर को छोड़ के इसलिए भी नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी सारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी। और इवन के जिनशा को देख के और इसे टच करने के बाद ही जो मुझे एनर्जी मिलती है वो आज तक कभी मिली ही नहीं। अब हमारा जो हीरो है नैन हुआ, वो अपने पास्ट को भूल चुका था। बस उसे इतना ही याद था कि मैंने यहाँ पे रह के किसी के आने का वेट करना है। अब वो पर्सन कौन है इसे खुद भी मालूम नहीं होता है। अब यहाँ पे उसके सामने इसकी फ़ोटो रखता है कि तुमने ये इयररिंग्स कैसे बनाई थी, देखो मेरे पास तो सेम टू सेम ऐसी ही हैं। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि हो सकता है कि जिस पर्सन की मुझे तलाश है वो तुम ही हो। वो तो इसकी बातों को मजाक में टाल देती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने मेरी ये ड्राइंग देख ली होगी और सेम टू सेम बिल्कुल ऐसी इयररिंग्स मंगवा ली होंगी, वरना कि ये कोइंसिडेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। और फिर अपनी फ्रेंड को खींचती हुई साइड पे ही जाने लगी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा हीरो है वो तो घर के सारे काम कर लिया करता है, साफ़ सफाई से लेके खाना बनाने तक। उसने तो वो वाली लाइट भी ठीक कर दी थी जिसको ऐसे ही टिमटिमाते देख के हमारी क्यूट सी हीरोइन डर जाया करती है। वेल इसकी फ्रेंड यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा कॉफिन को देख के हैरान कि ये किसका है, और तभी ऊपर से नैनू आ जाता है कि ये मेरा है क्योंकि मैं तो यहीं पे ही रेस्ट करता हूँ। वेल इनके कहने पे फिर बेचारा वहाँ से चला ही जाता है। अब रात को इसे समझा रही होती है कि देखो तुम्हें एक हाउसमेट की तलाश थी तो इससे बेहतर तुम्हारे पास और तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, और वैसे भी हैंडसम है, घर के सारे काम कर लेता है, तुम्हें ही फ़ायदा होना है। अगर तुम काम पे जाओगी तो वो पीछे से सारा कुछ संभाल लेगा, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मैं ये भी अब इस बारे में सोचने ही लगी थी। वो इतना ज़्यादा केयरिंग होता है कि अपने घर में मौजूद कैट्स को खाना भी खिलाने लगा था, और ये जैसे चुपके से उसे देख रही होती है तो अचानक उसकी भी नज़र इस पे पड़ जाती है। ये तो फ़ौरन से ही साइड पे आ गई थी। अगले दिन जैसे ही दोनों उठती हैं कि देखती हैं कि उसने इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। जियांग तो उसके खाने की बहुत तारीफ़ करती है, और फाइनली उसने अपनी फ्रेंड को भी इसका खाना टेस्ट करवा ही दिया था। वो जैसे ही खुश होती है और उसे खुश देख के हमारा हीरो भी स्माइल करने लगा था। अब यहीं पे ही एक आंटी को इसने बुलवा लिया था कि कुछ रिचुअल्स वगैरह करने के बाद हमारे घर में ये जो घोस्ट मौजूद है इसे यहाँ से भेज देंगी। और हमारे हीरो तो किसी लेडी की आवाज़ सुनते ही गायब हो जाता है क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इनको। लेकिन फिर अचानक ही इन लेडी के सामने जैसे ही आता है तो वो डर जाती हैं। वो तो हर मुमकिन कोशिश करती हैं कि बस ये घोस्ट अब यहाँ से चला ही जाए, और बहुत ही अजीब व गरीब से तंत्र मंत्र भी पढ़ने लगी थी। और ये सब कुछ सुनते हुए इसे अपने पास्ट की थोड़ी बहुत मेमोरीज याद आती हैं कि कैसे उसके ज़माने में भी कुछ बुरे लोग हुआ करते थे, और वो बिल्कुल ऐसी सी रिचुअल्स करके हमारे आदमियों को नुकसान भी पहुंचाते थे। वो तो इन आंटी को डरा के वहाँ से भगा देता है। वेल उससे बचने के लिए ये कॉफ़ी बीन्स जैसे उसके ऊपर फेंकती है तो इसका रिएक्शन तो बहुत बुरा हो जाता है। वो अब यहाँ पे बेहोश ही हो गया था। उसके इस कंडीशन को देखते हुए अब इसे बुरा लग रहा होता है। फिर वो कह देता है कि अगर तुम मेरे पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहती हो तो अपनी मेरी फिंगर से टच करो। वो जैसे ही करती है तो उसे पता चल जाता है कि वाकई में ये कोई घोस्ट नहीं है बल्कि एंशियंट पर्सन है जिनकी की लाइफ बहुत ज़्यादा ही लंबी होती है। अब इसकी कंडीशन तो बेहतर ही नहीं हो रही होती है, इवन कि वो इसके साथ होती है, बहुत कोशिश करती है कि इसके टच करने से इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो दोबारा से सही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वो अब इससे परमिशन लेके इसके फोरहेड पे जैसे ही किस करता है तब जाके इसे कुछ होश आता है। ये भी कहने लगा था कि मुझे कॉफिन में जाके सुला दो। वो दोनों भी बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। अब थोड़ी सी सैड भी लग रही होती है, इवन कि इसकी फ्रेंड ने भी इसे डांट दिया था कि देखो वो कब से कह रहा था कि वो कोई घोस्ट नहीं है, लेकिन ना तुमने तो उस पर विश्वास ही नहीं किया। अब देखो उस बेचारे की हालत तुम्हारी वजह से ही कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आज की रात जियांग तो इसके घर पे ही रुक गई होती है कि कोई बात नहीं है, ऐसे ही पीछे से मेरी फ्रेंड बेचारी उदास ही होती रहेगी। और यहीं पे रात को जैसे ही हमारे हीरो की आँख खुलती है तो वो इसे चेयर पे सोता हुआ देख के फ़ौरन से इसके ऊपर कोई ब्लैंकेट ही उड़ाने लगा था। मीन के वो वाकई में इसका अच्छे से ख्याल रखने लग गया होता है। अगले दिन अब जिनशिया की आँख खुलती है तो इसे अपने सामने देख के हैरान वो इसे अपोलोजाइज़ कर रहा होता है कि देखो मेरी वजह से ही कल तुम्हें थोड़ा सा
टफ़ टाइम गुजारना पड़ा है ना, मुझे वो किस करनी ही नहीं चाहिए थी। वेल ये कह देती है कि अरे कोई बात नहीं है, तुम ठीक हो गए हो, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। अब ये तो उस पर बिलीव करने लग गई थी कि हाँ मैं मान गई हूँ कि तुम घोस्ट नहीं हो, यहाँ पे रहने की भी इजाज़त दे देती है। साथ ही साथ जिनशिया उसके सामने बहुत सारी कंडीशंस रखती है। उनमें से एक ये भी होती है कि हमारे मोहल्ले में जो भी लोग रहते हैं उनमें से किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं एक लड़के के साथ यहाँ पे रह रही हूँ। इवन के मतलब कि जैसे कि उस आंटी के आने पे तुम गायब हो गए थे, बिल्कुल ऐसा ही करना है। ये तो फ़ौरन से मान जाता है कि ठीक है, ये कौन सी बड़ी शर्त है, मैं तो फ़ौरन से वैसे ही करूँगा जैसा कि आप कह रही हो, और इवन के घर के काम भी मैं खुद ही कर दिया करूँगा। ये सुन के वो खुश हो जाती है। अब इससे पहले कि मज़ीद कोई भी कंडीशन बताती, यहीं पर उसकी फ्रेंड उठ जाती है। वो तो इसे यही कहने लगी थी कि देखो मैं भी तुम्हारे सामने अपनी एक ये कंडीशन रखती हूँ कि ये जो मेरी फ्रेंड है ना कोल्ड हार्टेड, मतलब कि इसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है, और इवन कि आज तक इसने कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया, कभी रोमांटिक हुई ही नहीं है। तो तुम अब इसके दिल में फीलिंग्स डेवलप करोगे, और वैसे भी तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए सिर्फ और सिर्फ जिनशिया की ही ज़रूरत है, और इवन के उस सब के लिए तुम्हें इसे टच भी करना पड़ता है। सो बेहतर ये नहीं रहेगा कि आप दोनों कपल बन जाओ, और वैसे भी इसकी लाइफ में तो अभी तक कोई लड़का आया ही नहीं है, तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट रहोगे। अब दोनों जैसे ही तैयार होकर वहाँ से जा रही होती हैं तो ये कह देता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ, और वैसे भी पहले तो स्पिरिचुअल एनर्जी ना होने की वजह से नहीं जा सकता था। अब चूँकि मेरे साथ जिनशिया है तो इसके होते हुए मुझे भला क्या हो सकता है। अब इसे ये भी मालूम होता है कि इसकी गाड़ी किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने ही फिक्स की थी, क्योंकि बाकी काम वगैरह करने के साथ साथ इसे गाड़ियाँ ठीक करना भी आता है। अब जैसे ही ये लोग सिटी जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही ये बड़े गौर से पूरे शहर को देख रहा होता है कि वाओ यहाँ पे तो सब कुछ बहुत बदल चुका है। ये काफ़ी अरसे के बाद ही अपने घर से आज बाहर निकला था। अब वो जिस तरह से पूरे सिटी को एक्सप्लोर कर रहा होता है, यहाँ पे हमारी क्यूट सी हीरोइन भी उसकी सारी की सारी एक्साइटमेंट को देख रही होती है। दोनों जैसे ही जियांग को कंपनी छोड़ने के लिए आते हैं तो उसके ऑफिस का नाम पढ़ के हमारे हीरो को लगता है कि जैसे कि ये मैंने पहले कहीं सुना हुआ है, कहाँ पे सुन रखा था, उसे कुछ भी याद नहीं था। जियांग को लेट हो रही थी, वो इन्हें गुड बाय कहते हुए चली ही गई थी। ये जिनशिया से कहता है कि मैं अपनी कैट के लिए फूड बाय करना चाहता हूँ, अब जो कि हम सिटी आ गए हैं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वो भी मान ही गई थी। सो नेक्स्ट ही दोनों को फिशिंग करते हुए ही दिखाया जाता है। बातों ही बातों में उसे अपोलोजाइज भी करने लगा था कि मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था, मैं सेल्फिश बन गया था कि अपने घर को दोबारा से रेनोवेट करो, और उसके बाद मुझे यही लग रहा था कि शायद वो पुराने जैसा हो गया, तो जिस पर्सन के आने का मुझे वेट है वो ज़रूर आ जाएगा। मैं गलत था, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था। वो भी कह देती है कि कोई बात नहीं है। जैसे इसके पेरेंट्स का पूछते हैं तो जिनशिया बताने लगी थी कि मेरे पेरेंट्स की बचपन में शायद कि डिवोर्स हो गई थी और वो मुझे छोड़ के चले गए, मुझे ग्रैंडमा ने ही पाल पोस के बड़ा किया। और बहुत ज़्यादा दुखी भी लग रही होती है। ये भी कहती है कि जब से मैंने अपना घर बाय किया है, मैं तो ग्रैंडमा से भी कहने लगी थी कि आप मेरे पास आ जाएं, लेकिन वो मानती ही नहीं है अपनी फ्रेंड्स को छोड़ के, तो वो कभी भी यहाँ पे आना ही नहीं चाहती हैं। ये यहाँ पे जैसे उसे एक क्यूट सा फ्लावर देता है तो वो तो फौरन से एक्सेप्ट कर लेती है। इनके बीच भी अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गई थी। अब फिर ऐसे ही पूछ लेते हैं कि वैसे तुमने अपना घर खुद बाय करने का कैसे डिसाइड कर लिया था। ये उसे बताती है और तभी हमें फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है कि उसकी जो लैंड लेडी थी ना, अक्सर इसे ब्लाइंड डेट्स पे जाने को बोला करती थी। मजबूरी में इसे भी जाना पड़ गया था। एक दफ़ा जब गई थी तो वो तो उसका कोई पुराने वाला क्लासमेट था। खैर काफ़ी ज़्यादा खड़ूस और रूड होता है, इसे बहुत सारी बातें भी सुना देता है। इवन कि तुम अपनी ग्रैंडमा के पैसों पे मतलब पल वगैरह रही हो, ना कोई अच्छी ढंग की जॉब कर रही हो और ना ही तुम्हारा अपना कोई घर है। ये सब कुछ सुनते हुए बहुत ही गुस्सा करती हुई जिनशिया तो वापस ही आ गई थी। अब तभी से लैंड लेडी की भी कॉल आई थी कि तुमने अपनी ब्लाइंड डेट क्यों ख़राब करके रख दिया, और इवन के उसने तो अपने घर की जो भी पेमेंट वगैरह थी वो भी बढ़ा दी थी। ये सब कुछ देखते हुए बेचारी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। सो फाइनली इसने लोन वगैरह लेने के बाद ही अपना घर लेने का भी डिसाइड कर लिया था। अब जैसे ही दोनों वापस पहुंचते हैं तो देखती है कि इसके घर के बाहर तो बहुत सारे लोग खड़े हैं। यहाँ पे हमारे हीरो तो इनविजिबल हो जाता है। अब ये उससे कह रहे थे कि हमारी मॉम यहाँ पे रिचुअल करने के लिए आई थी ना, तो तुमने उन्हें पैसे क्यों नहीं दिए थे। ये कहती भी है कि वो तो वहाँ से भाग गई थी, मैं कैसे पैसे देती उन्हें। खैर वो पुलिस को कॉल करने लगी थी और ये उसका फ़ोन ही नीचे फेंक के तोड़ देते हैं। ये सब कुछ डिंग भी खड़ा देख रहा था। वो गुंडों से निपटने के लिए आना तो चाह रहा था, लेकिन इसी बीच ही हमारा हीरो हमारी क्यूट सी हीरोइन की बॉडी में घुस आता है और बस इसी तरह से उसने इन गुंडों की पिटाई लगा दी थी और वो वहाँ से भाग जाते हैं।
अब इसके बाद ही वो इसकी बॉडी से बाहर आ गया था। सिर्फ और सिर्फ जिनशा को ही दिख रहा होता है, डिंग को नहीं। और वो हैरान था कि ये अकेले में आखिर किससे बातें करती हुई जा रही है। कहीं सच में ही तो इसके घर में कोई घोस्ट तो नहीं रहता है। जिनशा शावर लेने के लिए जाना तो चाह रही थी, बट उसे याद आता है कि ये तो वॉल्स को भी क्रॉस करके आ जाता है, कहीं वॉशरूम में ही ना घुसा है। पहले कंफर्म करती है कि वो कोई काम करने में बिजी है कि नहीं। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि हाँ वो तो अब कहीं भी नहीं आएगा, तो फौरन से ही बात लेने के लिए पहुंच आई थी। अब अचानक ही बैठे बैठे तो उसकी आंख ही लग जाती है और वो अपने सपने में सिर्फ और सिर्फ नैनहुआ को ही देखती है, जो कि उसके क्लोज आकर उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। इसी के साथ ही उसकी आंख खुल जाती है और बहुत ज़्यादा ब्लश भी करने लगी थी। अब जैसे ही बाहर निकलती है तो नैनहुआ ने तो ऑलरेडी डिनर रेडी कर दिया था। अब इसे ये भी कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ और ड्राइंग्स वगैरह बनाओगी। हो सकता है कि इस तरह से पास्ट की मेमोरीज को रिमेंबर करने में मुझे आसानी हो, जैसे कि पहले तुमने वो इयररिंग्स बनाई थी। वो तो ये भी कहते हैं कि अगर तुमने मेरे लिए ड्राइंग्स बना दी तो मैं तुम्हारा फ़ोन भी ठीक कर लूँगा। ये सुन के वो स्माइल करने लगती है कि वाह, दुनिया का कौन सा काम है जो तुम्हें नहीं आता है, सारे काम ही कर लेते हो। वो जहाँ पे कि इसका फ़ोन ठीक करने में मसरूफ़ होता है, वहीं पे ही वो इसके लिए ड्राइंग्स वगैरह भी बना रही थी। ये तो उसका काफ़ी ख्याल भी रखता है और फ़ोन भी ला के उसने इसके पास ही रख दिया था। अब जैसे वो सारी ड्राइंग्स कंप्लीट करके इसे दिखाती है तो इसे लग रहा था कि जैसे कि ना ये मेरे किसी काम की ही नहीं है, ये तो बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थक गई थी तो वो सो जाती है। ये तो उसे उठा के उसके कमरे में ही जाके लिटा देता है। अब यहाँ पे इसके फेस के एक्सप्रेशन से तो साफ लग रहा था कि जैसे कि नैनहुआ को भी उसे लव हो गया। अगले ही दिन उसे जल्दी से ऑफिस जाना था, लेट हो रही होती है तो वो अपने कुछ डिज़ाइंस वगैरह लेके जाना भूल ही जाती है। जैसे ही कंपनी पहुंचती है तो सामने से वही वाले गुंडे, जिनकी की कल इसने पिटाई भी लगाई थी, पहुंचे होते हैं कि देखो तुमने हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, हमें हॉस्पिटल का बिल वगैरह पे करना पड़ गया। सो इसलिए अब तुम्हें ही हमारे सारे पैसों की भरपाई करनी पड़ेगी, वरना जो हम कर सकते हैं ना तुम उसका कभी सोच भी नहीं सकती हो। अब तभी इतने में इसकी बॉस की एंट्री होती है, जिसका नाम के शी होता है। अब सारी सिचुएशन के बारे में तो उसे पता चल ही गया था। वो तो इन गुंडों को सबक सिखाना चाहती थी कि कैसे यहाँ पे मेरी एक एम्प्लॉय को ये परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, इवन के ब्लैकमेल भी। उसने तो पुलिस को बुलवा के इन्हें उनके हवाले ही कर दिया होता है। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म की लेडी होती हैं। अब तभी इन्हें ये भी बताने लगी थी कि मैं एक डिज़ाइन कंपटीशन करवाने वाली हूँ। अगर आप सब लोगों ने मिलके मतलब वो वाले डिज़ाइन मुझे सबमिट करवा दिए, जो भी पसंद आएंगे वही उस कंपटीशन में मेरे साथ ही पार्टिसिपेट करेगा इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप लोग तैयार ही रहना। ये सारे खुश हो जाते हैं कि वाह ये तो अच्छी बात है, लेकिन सब लोगों के पास तो डिज़ाइन मौजूद थे, सिर्फ और सिर्फ जिनशा के पास ही नहीं होते हैं कि वो तो मैं भूल गई हूँ। इधर ही हमारे हीरो के पास ही वही डिज़ाइंस दिखाए जाते हैं जो कि आज सुबह जिनशा भूल गई थी। वो उसे देने के लिए जाना चाहता था, बट उसके पास पैसे नहीं होते हैं। सो इसलिए बस में सवार होने की बजाय ही बेचारा पैदल यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। इधर ही मैडम उससे मांग रही होती हैं कि तुम्हें अपने डिज़ाइन से ज़रूर आज के दिन ही दिखाने पड़ेंगे, वरना के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाएगा। तभी हमारे हीरो ही वो डिज़ाइंस लेके ऊपर से पहुँच आया था। और ये सब कुछ देखते हुए जिनशा तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। खैर अब वो यहाँ पे पैदल चल के आया था, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब, उसकी सारी की सारी एनर्जी ही गायब हो गई थी। अब ये उसे हील करने की कोशिश तो करती है, बट उसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता। उसे किस करती है, कोई फ़ायदा नहीं। एंड देन जैसे उसका अब हाथ पकड़ती है, सो फाइनली वो अब ठीक हो गया था। इसके बाद ही उसे कह देते हैं कि चलो आज मैं तुम्हें अपने साथ ही अपनी फेवरेट प्लेस पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे कि वो पहले भी अक्सर आया करता था। अब यहाँ का जो ऑनर होता है वो तो इसे पहचान लेते हैं। खैर वो समझ रहा था कि शायद कि जो पहले यहाँ पे आदमी आया करता था ये उसका बेटा होगा, वरना इतना यंग कैसे दिख सकता है। ये भी कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल। अब ये उससे पूछ लेती है कि वैसे तुम्हें यहाँ पे रहते हुए इतना अरसा गुजर गया, तुमने कभी अपने कोई फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं। ये भी बता देता है कि नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं है। अब जब भी मैं कोई अपने फ्रेंड्स बनाता था, जो मेरे दुश्मन होते थे वो उसे मार देते थे, सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बनाऊँ ही ना। ये सब सुन के जिनशा को तो उसके लिए बैड फील हो रहा था। यहाँ पे उससे पूछ भी लेती है कि क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ। जो खाना खा रहे थे उसमें वाइन मिली हुई थी, और ये सब कुछ कहते ही वो तो इधर बेहोश ही हो गई थी। इसी के साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जिनशा की एक वीडियो वायरल हो गई थी। उसने कोई अपनी वीडियो बना के ग्रुप में सेंड कर दी थी। जिनशा जैसे ही उठ के आती है तो देखती है कि हमारे हीरो ने तो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना दिया होता है। उसे तो कुछ भी याद नहीं था कि रात को क्या हुआ था। खैर फिर अब हमारे हीरो की मदद से ही वो सब कुछ रिमेम्बर कर पा रही होती है कि कल रात को ड्रंक होने के बाद ही उसने कितनी अजीब अजीब सी हरकतें की थी। इस बेचारे को तो बहुत ज़्यादा तंग किया था और अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा फोर्स भी किया था कि अगर तुमने ऐसे ना किया तो मैं कहीं दूर जाके जंप कर दूंगी, और लाइव स्ट्रीमिंग भी करना स्टार्ट कर दी थी। खैर वो भी फाइनली मान गया था कि ठीक है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब ये सब कुछ याद करने के बाद ही इसकी शक्ल देखने वाली कि ओह नो, रात को मैंने क्या हरकतें कर दी थी। हमारा हीरो तो सारी बातों को सीरियस ले लेता है। इससे कहने लगा था कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो तो मुझे कोई भी ऐतराज़ नहीं था, लेकिन वो कह देती है कि देखो मैं ड्रंक थी इसलिए मैंने वो सब कुछ कह दिया था, वरना मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। इधर डिंग जैसे ही नैनहुआ की शक्ल को देखता है तो उसे याद आता है कि जैसे कि मैंने भी पहले कहीं ना कहीं तो इसे देखा ही हुआ है। इसे ग्रैंडमा की कॉल आती है, उन्होंने भी इसकी वीडियो रात वाली देख ली थी। वो यही कह रही होती हैं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर मुझसे मिलवाने के लिए कब आ रही हो। ये आगे से बहाना बना देती है कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता है और मैं भी बिजी हूँ तो नहीं आ पाऊँगी। डिंग तो फौरन से ही नैनहुआ से मिलने के लिए पहुंच जाए था। इसे कह भी रहा होता है कि प्लीज़ एक दफ़ा मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मिलवा दो, बट से कोई बहाना बनाने लग गई थी कि नहीं वो अभी घर पे नहीं है, जब आएगा तो मैं ज़रूर तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। अब फौरन से इसके पास आके पूछती है कि देखो तुमने कोई मतलब बुरा काम वगैरह तो नहीं किया है कि डिंग तुम्हारा पूछने के लिए आया था। ये कहता है कि बिल्कुल भी मैंने नहीं किया, पता नहीं क्यों पूछ रहा है, मुझे खुद कोई खबर नहीं है। अब तभी इसकी फ्रेंड की भी एंट्री हो गई थी। वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी कि चलो शुक्र है कि नैनहुआ के साथ ये रिलेशनशिप में आ गई है, इसने मेरी बात मान ली है। वो तो यही चाहती थी कि इतना अच्छा सा बॉयफ्रेंड है, खाना वगैरह भी बना लेता है, तो तुम्हें क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन ये मना कर रही होती है कि देखो नहीं, वो बस ऐसे ही ड्रंक होकर मैंने वीडियो बना ली थी, वरना कि उसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। अभी फ़िलहाल तो इन सारी बातों को छोड़ने के बाद वो इसे कहने लगी थी कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। नैनहुआ से कहती है कि क्या तुम मॉडल बनना पसंद करोगे। वो भी मान जाता है कि अगर पैसे मिल जाएं तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सो नेक्स्ट डे जिस स्टूडियो में वो अपना फ़ोटोशूट करवाने के लिए आया था वो किसी और का नहीं बल्कि हमारी क्यूट सी हीरोइन का ही होता है। अब सारे लोगों को पता चल गया था कि ये तो अब नैनहुआ के साथ ही डेट कर रही है। वो इसे कह देते हैं कि जाओ ये ड्रेसिंग वगैरह अपने बॉयफ्रेंड की करवा दो। अब इसे सिर्फ और सिर्फ एक पजामा ही पहनना था। वो हैरान हो रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, बाहर बहुत सारी गर्ल्स खड़ी हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो अब उसकी जगह पे आके सबसे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने कह दिया है कि वो ये वाली ड्रेसिंग करके इन गर्ल्स के सामने नहीं आएगा। तो डायरेक्टर साहब सारी की सारी जो भी लड़कियाँ होती हैं उन्हें बाहर भिजवा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ जिनशा से ही कहते हैं कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो उसका मेकओवर तुम कर देना। अब ये जैसे उसका मेकओवर कर रही होती है साथ साथ ब्लश भी करने लगी थी। फोटोशूट करवाने के बाद जो भी पैसे नैनहुआ को मिलते हैं वो सारे के सारे इसे आके दे देता है। और इस बात से तो बहुत सारी गर्ल्स इम्प्रेस होके रह गई थी कि वाह तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा ही केयरिंग है। जैसे ही ये दोनों घर पहुंचते हैं तो सामने से ग्रैंडमा इनके आने का वेट कर रही थी। वो तो नैनहुआ से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं कि क्या तुम मेरी पोती के बॉयफ्रेंड हो। यहाँ पे नैनहुआ थोड़ा सा तो सरप्राइज होता है कि जब तक मैं ना चाहूँ कोई मुझे नहीं देख सकता है, तो ये ग्रैंडमा इन्हें मैं कैसे दिख रहा हूँ। यार ग्रैंडमा को तो नैनहुआ बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था, स्पेशली कि वो खाना वगैरह भी बना लेता है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता था। अब तभी ऊपर से डिंग की भी एंट्री हो जाती है जो कि इनके लिए खाना वगैरह लेके ही आया था। अब जैसे ही फाइनली आज के दिन उसकी मुलाकात नैनहुआ से होती है तो वो तो बस उसे देखते ही रह गया था कि मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है। कहाँ पे देखा हुआ है उसे कुछ भी याद नहीं था। अगर से ये भी बात को टाल देते हैं, ये तो उसकी गर्लफ्रेंड बनने का फुल प्रीटेंड कर रही होती है, उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल भी रखती है और साथ ही साथ इशारे भी कर रही थी कि देखो इनके सामने कुछ भी मत बोल देना वरना ऐसे शक में पड़ जाएंगे कि तुम तो इंसान हो ही नहीं। अब ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, एक बाउल तो हवा में ही लहराने लगा था। ये सब कुछ देख के ग्रैंडमा और डिंग तो एकदम सरप्राइज रह गए थे। खैर फौरन से ही अब जिनशा ने बात को संभाल लिया था। ये तो अब उसे लेके बाहर आ जाता है, यही पूछने लगा था कि वैसे सच सच बता दे हम दोनों पहले कहीं मिले हैं ना। जैसे ही इसकी आंखों में नैनहुआ देखता है तो उसे याद आता है कि बचपन में उसने एक छोटे लड़के की जान बचाई थी। ओह तो वो कोई और नहीं बल्कि यही था। जिनशिया थोड़ी सी हैरान होती है कि डिंग उससे क्या बात करने के लिए गया होगा। इधर ग्रैंड माँ इसके लिए बहुत सारा सामान भी लिए फिर रही होती है कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जो तुम्हारा सामान है वो तो तुम्हारे पास ही रहना चाहिए। और साथ ही साथ इसे शादी करने के लिए भी कहने ही लगी थी। अब जैसे ये नैनहुआ की आवाज़ सुनती है तो ग्रैंडमा से एक्सक्यूज़ करके उसके पास ही आ गई थी और यही पूछने लगती है कि जिस बंदे की तुम्हें तलाश है कहीं वो डिंग तो नहीं है। ये कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता है कि वो डिंग है, वैसे जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मुझे हील भी कर सकती हो तो इसलिए शायद कि हो सकता है कि वो वाला पर्सन तुम हो। ये तो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगी थी कि क्या सच में।
अगले ही दिन फिर से डिंग पहुंचा होता है खाना वगैरह लेकर, और इसे कहने लगा था कि मेरे बिग ब्रदर को तंग मत करना, और हाँ, उससे बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट मत बनवाना। ये सब कुछ कहता हुआ देख के वहाँ से चलता बनता है। अब ये नैन हुआ से कह देती है कि आज सुबह सुबह रीडिंग ब्रेकफास्ट लिए फिर रहा था, सो इसलिए तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। वैसे ग्रैंड माँ सो रही हैं तो उन्हें सोने देना। खैर, आज ये सब कुछ कहते हुए फौरन से ही ऑफिस पहुंच जाती है। इधर ही घर पे हमें दिखाया जाता है कि फाइनली ग्रैंड माँ की आंख खुल गई थी, और वो नैन हुआ से अपनी पोती के बारे में ही बात कर रही होती है कि बचपन में उसे अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला है, उसने काफ़ी टफ लाइफ गुजारी है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखो, उसे कभी भी उसके पेरेंट्स की कमी महसूस मत करवाना। ये भी उनसे प्रॉमिस कर लेता है कि ठीक है, बिल्कुल ग्रैंड माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। ग्रैंड माँ तो फिर इसे गुड बाय कहते हुए चली ही गई थी कि मैं अपनी पोती से बाद में फ़ोन पे बात कर लूँगी। डिंग रात को जिनशिया के घर में ही आ धमका था कि आज तो बिग ब्रो से मिले बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाला हूँ। नैन हुआ इनविजिबल था तो ये उसे देख नहीं पाता है। जिनशिया का जैसे ही पाँव फिसलता है तो यहाँ पे हमारे हीरो ने उसे पकड़ लिया था। अब चूंकि इसे वो नजर नहीं आ रहा होता है तो डिंग एकदम सरप्राइज के तुम हवाओं में क्यों लहरा रही हो। इसी बीच जैसे वो इसे छोड़ता है तो अचानक ही इसके ऊपर ही नैन हुआ भी गिर गया था। दोनों की कोइंसिडेंटली किस हो जाती है। अब नीचे गिरने की वजह से जिनशिया की बम में तो बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगता है। खैर, बाहर ही देखते हैं कि मेटियोर शावर भी आ रहा था और उनका रुख सीधा इनके घर की तरफ ही था। इससे पहले कि वो इन्हें हिट करता तभी हमारे हीरो ने आके इनकी हेल्प कर दी थी। ये वाला सीन देख के डिंग तो एकदम शॉक नहीं रह गया था कि इसका मतलब है कि मेरा शक बिल्कुल सही था। जिस तरह से बचपन में नैन हुआ ने उसकी हेल्प की थी, आज भी वैसा ही किया था। वो उसे हक कर लेता है। खैर, अब इसकी सारी सच्चाई के बारे में तो डिंग को पता चल गया था कि ये एक एंशिएंट पर्सन है, कोई घोस्ट नहीं है। खैर, और इसकी इमॉर्टैलिटी की वजह से ही वो अभी तक यंग भी है, मतलब जैसे कि इसने बचपन में देखा था बिल्कुल वैसा ही। अब ये भी अभी तक ये सोच रहा होता है कि पहले तो कभी भी इतने मेटियोर शावर नहीं हुए हैं, लेकिन जब से जिनशा उसकी लाइफ में आई है तभी से ही ऐसा हो रहा है। इसका मतलब है कि इसकी डेस्टिनी में साथ ही जुड़ी हुई है। ये सुन के अब जिनशा तो ब्लश करने लगी थी। खैर, वो जैसे इसका हाथ पकड़ता है तो ये सब कुछ देख के जिंजा को काफ़ी अच्छा फील होता है। अब तभी अचानक ही फिर से एक बड़ा सा धमाका होता है। उसने तो जिंजा को बचा ही लिया था कि इसे कोई भी चीज़ हिट ना करे। बाहर डिंग भी अभी तक खड़ा ही हुआ था। मेटेओर शावर गिरने की वजह से इसका रूम तो सारा का सारा डिस्ट्रक्ट होकर ही रह गया था। मोहल्ले वाले भी आवाज़ सुन के आ जाते हैं कि यहाँ पे अभी अभी क्या हुआ था। इन लोगों ने तो सारी बात का बता के उन्हें वहां से भेज दिया था। अब इसका रूम खराब हो गया था तो इसलिए नैनुआ कह देता है कि अगर तुम मेरे रूम में आराम करना चाहती हो तो कर सकती हो, जब तक कि तुम्हारा अपना रूम बिल्कुल कम्प्लीटली सही नहीं हो जाता है। अब ये अपना ड्रेस भी उधर ही भूल गई थी, वो अपनी शर्ट भी इसे पहनने के लिए दे देता है। अब जो इस तरह से उसका ख्याल रख रहा था, उसका ये वाला गेस्चर तो जिनशिया को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब रात को उसे बड़े प्यार से सोते हुए भी देखने लगा था। अब जैसे उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाता है तो ये भी रिमेम्बर करने लगता है कि कैसे जब ये बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई थी तब भी इसके क्लोज आके उसने इसे किस करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी बेहोश होकर गिर भी गई। इसने उसे बताया था कि मैं भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप जारी रखना तो चाहता हूँ बट नहीं कर सकता हूँ। नैन हुआ जिस चेरी ट्री से अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, बहुत जल्दी वो खत्म होने वाला है, तो इस तरह से ये भी इस दुनिया से डिसअपेयर हो जाएगा। इस सारी बातों के बारे में उसने जिनशा को बता तो दिया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी ना, तो इसलिए वो इसकी बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर पाती है। अब यहाँ पे ये भी कहने लगी थी कि मेरे घर को तो बनने में अब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इवन के रूम को और दोबारा से रेनोवेट भी करना है। उसके लिए मुझे पैसे तो चाहिए ही सही, लेकिन इस महीने की सैलरी भी इन्हें नहीं मिलने वाली थी। अब आगे से इसकी कॉलीग इन्हें बता रही होती है कि हम जो शो करवाने वाले हैं सारा पैसा वहीं पे लग गया है, इसलिए आप लोगों को 1 महीना और वेट करना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। हमारा हीरो भी इसके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जॉब ढूंढने के लिए आ गया था। यहीं पर डिंग की नज़र पड़ जाती है, वो इसे एक और जॉब की ऑफ़र करता है। वो काफ़ी मेहनत वाला काम तो था, लेकिन ये जिनशा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। अब कोइंसिडेंटली इन पे जिनशा की भी नज़र पड़ गई होती है। इनकी बातों से उसे अंदाज़ा हो गया था कि कैसे उसकी खातिर अब नैन हुआ जॉब करना चाहता ताकि वो पैसे कमा सके और इसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म कर ले। ये सब कुछ सुन के जिनशा को तो बहुत ही अच्छा लगता है। जिनशिया जैसे ही घर पहुंचती है तो सामने से बहुत सारे इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ को देखती है। मेटियोर शावर गिरने का सुन के वो इस पे क्वेश्चंस ही किए जा रहे होते हैं, और कोई एक जनरल वाइट स्टोन की कहानी भी मशहूर थी उसके हवाले से भी बात करते हैं।
ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। इतने में हमारे हीरो की एंट्री हो गई थी। वो खुद को जिनशिया का बॉयफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाता है और इन सारे लोगों को वहाँ से जाने को ही बोलने लगा था। और जिनशिया भी कहती है, जैसे उसे हक करती है तो उसमें से तो एनर्जी आना भी स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से कि हमारे हीरो में इतनी पावर्स आ जाती हैं कि इनके कैमरे काम करना बंद कर देते हैं। और डिंग भी इनकी हेल्प करने के लिए आ गया था। वो एक बहाने से इन सभी को वहां से लेके चलता बनता है। रात को जियांग अपनी बेस्टी से मिलने के लिए आई थी कि मैंने मेटेओर शावर गिरने का सुना था, क्या तुम ठीक हो? अब बातों ही बातों में ये फिर उन्हें अपने मसले मसाइल का भी बता देते हैं कि कैसे हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जियांग कह देती है कि कोई बात नहीं है, वो सब कुछ करने में मैं तुम लोगों की हेल्प कर दूंगी और पैसों का अरेंज भी। अब जैसे इन्हें गुड बाय कह के जाती है तो जिनशिया कह देती है कि ओ नो, जियांग तो अपना खाना अपने साथ ले जाना भूल गई। और फौरन से डिंग को देती है कि जाओ उसे दे देना। वो जैसे उसके पास आता है तो इतनी लग्जरियस कार देख के हैरान ही रह गया था कि इतनी रिच लगती तो नहीं हो। तो जियांग भी कह देती है कि हाँ, मैंने तो अपने लिए एक टैक्सी रिजर्व की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी लग्जरियस होगी। और फिर इसे गुड बाय कहने के बाद वहाँ से चली ही गई थी। लेकिन अभी भी इसके शक में इजाफा हो जाता है कि मुझे नहीं लगता है कि इसने ये रिजर्व की हुई थी, कुछ तो कुछ गड़बड़ी है इसे। इधर इनके बीच अट्रैक्शन होना भी स्टार्ट हो गई होती है। अब फिर तभी हमें जियांग को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लग रही होती है। वो किसी प्लान के बारे में ही अपने साथ आए बंदे से बात कर रही थी, जिसका नाम था गोल्डन हाउस हिडन लव। अब ये सब कुछ क्या है उसके बारे में तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। अब उस रात तो जिनशिया ने इसकी कोई भी बात नहीं सुनी थी। अब यहाँ पे फाइनली उसे बता देते हैं कि ये जो चेरी ट्री है इसका फ्लावर फेज बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। सो उसके साथ साथ मैं भी डिसअपेयर हो जाऊंगा। मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है और मैं इस टाइम में चाहता हूँ कि तुम्हारी जो भी विशेज़ हैं उन सबको पूरा कर दूँ। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि क्या सच में ऐसे ही होगा, तुम जल्दी यहाँ से जाने वाले हो। अगले दिन जैसे ही वो इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है ये इमोशनल हो जाती है। इससे तो वो हजम ही नहीं हो पा रहा था। इसने उसके घर को रेनोवेट करना स्टार्ट कर दिया था कि मैं बस जिनशिया की जो भी विशेज़ हैं उनको ही पूरा करना चाहता हूँ। और तभी यहाँ पे एक मिस्टर ली नामी पर्सन की एंट्री होती है, जो कि फिलहाल चिंगशी ग्रुप का असिस्टेंट बन के ही आया था। और साथ ही साथ इसे कह रहा होता है कि अगर तुमने हमारे लिए एक बिल्डिंग का डिज़ाइन तैयार कर दिया तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। ये सुनते ही नैनुआ तो फौरन से मान जाता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों को वो सब कुछ बना के दे दूंगा। अब इसे पैसे मिल रहे थे, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती थी। यहाँ पे डिंग तो अभी भी सस्पिशियस लग रहा होता है कि ये पर्सन मुझे देखा देखा सा क्यों लग रहा है। ये कह देता है कि देखो, हर बात में ना कीड़े मत निकाला करो, तुम तो जिस बंदे को भी देखते हो यही कहते हो कि ये तो मुझे देखा देखा सा लग रहा है। खैर यहाँ पे अब इसे इसकी बातों से इतना भी अंदाजा हो गया था कि जैसे हो ना हो इसे जिनशिया से लव हो गया। खैर वो इसे कहने लगा था कि क्या तुम्हारा कोई रोमांटिक एक्सपीरियंस है कि नहीं है, मतलब तुम्हें इतना अरसा हो गया है कि इस दुनिया में आए हुए हो, कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हो? तो वो कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये कह देता है कि मैं अब तुम्हारा भाई हूँ ना, तो तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब रोमांस वगैरह के हवाले से उसे कोई मूवी भी दिखाने लगा था। ये बेचारा तो देखना भी नहीं चाहता है, इसलिए फौरन से ये डिंग को अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब जैसे ही ऊपर से जिनशिया की एंट्री होती है उसके साथ खाना खाने लगता है। उसी मूवी का ही असर था कि यहाँ पे इस वक्त तो उसे जिनशिया बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती है और ये तो अपने इमोशंस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और बस इसी बात से परेशान होकर उसे एक्सक्यूज़ करके शावर लेने के लिए चला गया था। काफ़ी देर हो जाती है, वो नहीं निकलता है तो जिनशिया को टेंशन होने लगी थी। बाद में ही डिंग को बुलाने के बाद जैसे ही देखते हैं कि वो तो अंदर बेहोश ही पड़ा हुआ था, इवन कि उसे कोल्ड भी हो गया था। ये उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं। और यहाँ पर उसकी हालत ऐसी क्यों हुई थी, फौरन से ही डिंग ने जिनशिया को बता दिया था। ये सुनते ही वो एकदम शॉक्ड रह जाती है कि क्या मतलब कि अब मेरे साथ होते हुए ही वो ऐसा फील कर रहा है। अब जैसे ही इसे फीवर होता है तो वो इसे टच भी नहीं कर रही होती है कि वरना ये ना हो कि मेरी वजह से ये बेचारा बहुत ज़्यादा ही हॉट फील करने लगे। अब यहाँ पे दूर दूर से ही उसका ख्याल रखती है और रात को बैठे हुए ये भी कहने लगी थी कि कोई बात नहीं है, कि अगर तुम्हारा ये चेरी ट्री ख़त्म हो भी गया तो सारी ज़िंदगी तुम्हें रिचार्ज करने के लिए मैं तो यहाँ पे हूँ ही सही। आखिर को मुझसे भी तो तुम्हें एनर्जी मिलती है। वो समझ रही थी कि शायद ये बातें सुन नहीं रहा है, लेकिन हमारे हीरो ने तो सुन ली थी और वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगा था। अगले दिन जैसे उसकी आँख खुलती है तो तभी जिनशिया उसके पास ही सोई हुई थी और वो कम्प्लीटली ठीक हो गया था। इससे पहले किसी कुछ भी कहता, अचानक इमरजेंसी में जिनशिया को कॉल आ जाती है, जिसके थ्रू किसे पता चलता है कि ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है।
ये फ़ौरन से ही अपना सामान पैक करके जाने लगी थी, तो वो कह देता है कि देखो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, आखिर को तुम्हारी ग्रैंड माँ मेरी ग्रैंड माँ है। उनकी वाक़ई में हालत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है। ये काफ़ी परेशान हो गई थी कि पहले मैंने अपने पेरेंट्स को भी खो दिया था, लेकिन अब मैं ग्रैंडमा को नहीं खोना चाहती हूँ। ऑफ़िस से तो इसने कुछ दिनों की छुट्टी ही ले ली थी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ग्रैंडमा का ही ख़्याल रखना चाहती हूँ। यहाँ पे इसे परेशान देख के हमारा हीरो तसल्ली देने लगता है। उसने तो अपना बिस्तर भी यहीं पे ही बना लिया था। जैसे ही रात को ग्रैंडमा की आँख खुलती है, वो तो यही विश करती हैं कि बस मैं अपनी ज़िंदगी में जिनशिया की शादी होना ही देखना चाहती हूँ। खैर जैसे ही अब नैनुआ की नज़र पड़ती है, तो वो जिनशा को भी जगा देता है कि ग्रैंडमा की फाइनली आँख खुल गई है। जैसे ही डॉक्टर से इनका राब्ता होता है, तो वो कह देती हैं कि आपकी ग्रैंडमा की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। उनकी लाइफ की जो भी विशेस वगैरह हैं, वो अगर आप जितनी चाहें पूरी कर सकते हैं। डिंग डिंग इसका सामान लेके आ गया था, जो कि ज़ाहिर सी बातों से पता चला था कि इसकी ग्रैंडमा बीमार है, तो वो भी उन्हें देखने के लिए आ गया था। बिग ब्रो को तो देखे बगैर उसका दिन ही नहीं गुजरता। ग्रैंड माँ तो अपनी ज़िंदगी से तो बिल्कुल ही बेजार नज़र आ रही होती हैं। वो जिनशिया के सामने ही कहने लगी थी नैनुआ से कि क्या तुम मेरी पोती से शादी करोगे। वो खुद तो ऐसा नहीं कहेगी, लेकिन मैं यही चाहती हूँ। यहाँ पे वो इनको कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता है। वैसे भी उसे पता था कि बहुत जल्दी तो मैं यहाँ से डिसअपियर हो जाऊँगा। ऐसे ही जिनशिया खामखा में मेरी वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे बिताएगी। अगले ही दिन ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये इमोशनल हो जाती है कि काश वो ठीक हो जाए। वो इसे तसल्ली देता है कि कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन तभी ऊपर से डॉक्टर आके इन्हें यही बैड न्यूज़ देते हैं कि हम आपके पेशेंट को नहीं बचा पाए। ये तो ग्रैंडमा के पास ही आ गई थी कि आप भी मुझे छोड़ कर चली गई हैं, अब मेरा इस दुनिया में क्या बनेगा। अब हमारे हीरो तो बॉडीज़ में जा सकता है ना, तो वो फ़ौरन से ग्रैंडमा की बॉडी में घुस के इसे बस यही कहने लगा था कि देखो अब हर किसी ने एक न एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही होता है। वैसे ही मेरा टाइम भी आ गया, बस तुम अपनी लाइफ में खुश रहना, अपनी जो भी दिल करता है ना वैसे सी ज़िंदगी बिताना। एक आखिरी गुड बाय कहने के बाद ही वो फिर ग्रैंडमा की बॉडी से जाने के बाद फ़ौरन से इसके पीछे आके इसे तसल्ली देने लगा था। ग्रैंड माँ अब इस दुनिया से चली गई थी। बेचारी जिनशिया तो बहुत ज़्यादा ही अपसेट रहने लगती है। वो उसे अब बर्दाश्त नहीं होता है। वो तो नैनुआ के गले लग के बहुत ज़्यादा रोती है। इसके पास फाइनली फ़ोन भी आ गया था। वो चोरी चोरी जिनशिया की फ़ोटोज़ क्लिक करता रहता है। और ये देख के यहाँ पे डिंग भी कहता है कि बिग प्रो आपको मेरे साथ भी एक फ़ोटो बनानी चाहिए। इसे थका हुआ देख के फ़ौरन से इसके पास आते हैं और ये भी कहने लगा था कि उस दिन जो तुमने बात की थी कि तुम मुझे रिचार्ज करोगी, वो मैंने सुन ली थी। यार ये भी कहता है कि मैं बस एक दफ़ा मज़ीद कंफर्म करना चाहता हूँ कि तुम वही वाली लड़की हो कि नहीं जिसका कि आने का मुझे वेट था। और ये भी कि जो मेरी पास्ट की मेमोरीज़ हैं काश कि वो सारी की सारी मुझे याद आ जाए, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। अभी यहाँ पे यही बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक के ऊपर से डिंग की भी एंट्री हो ही गई थी। चेरी ट्री से दूर होते हुए नैनुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। उसे टेंशन होती है, यहाँ पे उसे रिचार्ज करने की भी कोशिश करती है बट कोई फ़ायदा नहीं। इसने तो अब यही कह दिया था कि तुम यहाँ पे ग्रैंड माँ की जो भी फ्यूनरल वगैरह है उसका अरेंज कर दो, मैं बस कुछ ही दिनों बाद वापस आ जाऊँगा। और डिंगी से लेता हुआ वहाँ से चलता बनता है। अब उसकी खैरियत के बारे में डिंग को कॉल करके मालूम करती रहती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी कि पहले ग्रैंड माँ चली गई हैं, अब ऊपर से देखो कैसी हालत हो गई है नैनुआ की, क्या वो भी मुझे छोड़ कर चला जाएगा। फाइनली ग्रैंड माँ की फ्यूनरल का दिन आ गया था। इसके सारे रिलेटिव्स भी पहुंच आए होते हैं और उनके पीछे पीछे हमारे हीरो की भी एंट्री हो गई थी। उसे देखते ही जिनशिया काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो इसे तसल्ली देने लगता है और ये भी कहने लगा था कि चलो क्यों ना हम अब अपने घर वापस चले जाएं। और वैसे भी क्या तुम्हें पता है, एक गुड न्यूज़ देता है कि जो ट्री था पहले तो वो सूखने लगा था, लेकिन अब अचानक ही पता नहीं कैसे वो कम्प्लीटली ठीक हो चुका है। ये सब कुछ तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ही सोचने वाला था कि आखिर ऐसा कौन सा पर्सन है कि जिसने एक मुरझाते ट्री को फिर से जिंदा कर दिया। बहुत ही अजीब बात थी। इस बात को लेके तो इसने इन्वेस्टिगेशन करने का भी डिसाइड कर लिया था। फिलहाल तो जब तक वो ट्री जिंदा सलामत था ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला था। डिंग देखते हैं कि जियांग चेरी ट्री के नीचे ही बेहोश हुई पड़ी है। वो उसे अपने घर लेके आता है और खाना वगैरह भी देता है। ये उसे बताने लगती है कि एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से डाइटिंग पे थी ना, तो बस कमज़ोरी हो गई और मैं बेहोश हो गई। तुम्हारा मुझे खाना देने का शुक्रिया। साथ ही साथ ये भी कहने लगी थी कि जिनशिया को इस बारे में मत बताना, वैसे ही खामा में मुझे लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी। ये भी उसे प्रॉमिस कर लेता है कि ठीक है मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा।
खैर जिनशा ने अपना सामान भी पैक करना स्टार्ट कर दिया था बहुत जल्दी। वो अब अपनी ग्रैंड माँ के घर को छोड़ के अपने घर ही जा रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को घर में ही दिखाया जाता है। जिनशा ने वही इयररिंग्स वाला डिजाइन ही ऑफिस में भिजवा दिया था कि हो सकता है कि जो कंपटीशन हो रहा है उसमें मैं जीती जाऊं। अगले ही दिन ऑफिस में मिसेस शी सबको एक बैड न्यूज़ बताती हैं और एक गुड न्यूज़ भी। बैड न्यूज़ ये थी कि जिनशा ने जो भी डिज़ाइन उन्हें सेंड किया था वो तो सेम टू सेम मिसेस शी के जैसे ही था, मीन कि उसने इसे कॉपी करने की कोशिश की थी। और वो बहुत ज़्यादा जब ड्रंक थी तो तभी मिसेस शी ने उसे अपना डिज़ाइन दिखाया था और वो साशे जो कि नैनुआ के पास है, जिसके देखने के बाद ही बंदा पास्ट की कुछ मेमोरीज याद कर सकता है। और बस उसी की वजह से ही उसे खुशबू आई थी और उसने वही वाली इयररिंग्स बना के तब नैनुआ को दिखाई थी, जिसकी वजह से उसे लगा कि जिस पर्सन के आने का मुझे वेट है वो कोई और नहीं बल्कि जिनशा ही है। और फिर यहाँ पे मिसेस शी तो एक गुड न्यूज़ ये भी बताती हैं कि वैसे जिनशा के डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं, तो इसी वजह से कंपटीशन में बाकी सबकी निस्बत वही पार्टिसिपेट करेगी। खैर अब वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली थी, इसके बारे में अपनी बेस्टी को भी बता देती है, लेकिन आज की रात कर नहीं जाने वाली होती। अब जो कुछ भी आज ऑफिस में हुआ सबका सब उसने अपनी बेस्टी को बता दिया था, पर साथ ही साथ बहुत ज़्यादा परेशान भी लग रही होती है कि इसका मतलब है कि अगर वो वाले डिज़ाइंस मिसेस शी ने बनाए थे तो हो सकता है कि जिस लेडी के आने का वेट नैनुआ को है वो कोई और नहीं बल्कि मिसेस शी ही होंगी। लेकिन अब मैं नैनुआ को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आए। और अपनी फ्रेंड से पूछती है कि मुझे कोई मशवरा दो कि आखिर मैं क्या करूँ। अब उसकी फ्रेंड कह देती है कि या तो तुम नैनुआ के साथ 1 नाइट स्पेंड करो जिसके बाद कि वो कम्प्लीटली तुम्हारा हो जाए, या फिर एक यही ऑप्शन है कि मिसेस शी को जाके मार दो। ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो तुम। अब अचानक ही से मिसेस शी की कॉल आ जाती है जो कि यही कह रही थी कि मैं अपने एक प्रोजेक्ट के लिए नैनुआ को अपना मॉडल बनाना चाहती हूँ, सो उससे बात कर लेना। ये सुन के बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गई थी कि इसका मतलब है कि अगर इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हो गई और नैनुआ को अपने पास्ट की मेमोरीज याद आ गई तो वो फिर मेरी लाइफ से चला जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ मिसेस शी का ही होके रह जाएगा। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। नैनुआ तो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था, उसने अपना लाइफ टाइम प्लान भी बना लिया होता है और फौरन से ही डिंग को इयररिंग्स देता है कि इसे बेच के जो भी पैसे मिले मुझे ला के दे देना, मैं बस इन्हीं पैसों से ही जो भी जिनशा की ख्वाहिशें हैं वो पूरी करना चाहता हूँ। इधर जियांग इसे कह रही होती है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, और वैसे भी अगर उनके बीच कोई कनेक्शन हुआ ही सही तो हमें पता चल जाएगा। सो बेहतर यही रहेगा कि अगर फ़िलहाल तो मॉडल की जॉब मिल रही है नैनुआ को तो मिलने दो। ये भी उसकी बात में आके फ़ौरन से उसे कॉल कर देती है और कंपनी आने को ही बोलने लगी थी जो मिसेस शी ने से कहा था, वो भी सारी की सारी बातें उसे बता देती है। वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है कि चलो फाइनली मुझे भी कोई ढंग की जॉब मिल ही गई। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो कंपनी आ गया था। अब यहाँ पे मिसेस शी मैनलिंग उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। वो तो अब उनका मॉडल बन गया था और वो इतना हैंडसम सा बॉयफ्रेंड होता है जिनशिया का, तो सारी लड़कियों ने तो जेलस फील करना ही था। इससे पहले कि वो उसे हर्ट करने की कोशिश करती है, हमारी तो सब कुछ देख रहा होता है, वो इसकी बॉडी में घुस के स्मूथली बड़े ही आराम से इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। और ये देख के मैंगडिंग तो एकदम सरप्राइज रह गई थी कि इसमें कोई ना कोई ख़ास बात तो है ही सही। और फिर नेक्स्ट ये अपने जो भी डिज़ाइंस वगैरह होते हैं वो सारे के सारे इन लोगों को दिखा देती हैं, जिसे कि देखने के बाद ही यहाँ पे अब हमारे हीरो की शक्ल देखने वाली। एक्चुअली में जो भी डिज़ाइंस वगैरह उन्होंने ज्वेलरी के बनाए हुए थे इनका कनेक्शन तो उसके साथ था ही सही। इसे थोड़ा थोड़ा याद तो आने लगा था कि कैसे ये सारा सामान मैंने किसी लड़की को दिया था और वो लेके वहाँ से चली गई थी। उसने मुझे ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं लौट के वापस आऊँगी, लेकिन अगर ये मिसेस शी ने बनाए हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिसका कि मैं वेट कर रहा था। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। अब ये तो फिलहाल जिनशा से कोई भी बात नहीं करता है और घर पे ही आ गया था। आधी रात गुजर चुकी होती है, जिनशा अभी तक आई ही नहीं होती, से उसकी टेंशन तो होने लगी थी। इधर जिनशा ने तो आज के दिन ही अपने ऑफिस में ही गुजारने का डिसाइड कर लिया था। अब बेचारी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी लग रही होती है कि इसका मतलब है कि मैं वो लड़की थी ही नहीं जिसके आने का के नैनुआ वेट कर रहा था। अब क्या वो मिसेस शी से अपना कनेक्शन बना लेगा। अब अचानक ही इसे नैनुआ की कॉल आ जाती है जो कि पूछ रहा था कि मैं कब से तुम्हारे घर आने का वेट कर रहा हूँ, तुम आई क्यों नहीं हो। ये एक्सक्यूज़ कर लेती है कि मुझे ऑफिस में काम था तो इसलिए आज की रात तो मैं यहीं पे ही स्टे करूँगी।
इधर ही हमें मिसेस शी को भी दिखाया जाता है जो कि वो वीडियो देख रही होती हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस जो लगी थी और ये देखते हुए अब उन्हें एहसास हो जाता है कि इसका मतलब है कि नैनहुआ कोई आम पर्सन है ही नहीं। तो अगले दिन ही कंपनी में इससे बात कर लेती हैं कि मुझे तुम बताओगी कि आखिर को नैनहुआ है तो है कौन। अब जो भी सारी बातें होती हैं सबकी सब इसने उन्हें बता दी थी और ये भी कि शायद कि आप भी वही लड़की हैं जिसके के आने का वो कब से वेट कर रहा था। सो नेक्स्ट सीन में ये उससे मिलने के लिए घर पहुंच आई थी। अब इनके बीच क्या बातें हुई हैं फिलहाल हमें उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया। ये तो जिंचा से मिलने के लिए उसकी कंपनी आ गया था। सो और उसे अपने साथ घुमाने के लिए भी लेके जाता है। दोनों ही हाथ पकड़ के बीच पे चलते हैं और इसी तरह घूमते घूमते उन्हें रात भी हो गई थी। मुझे कह देते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि आज के दिन ही मिसेस शी मुझसे मिलने के लिए आई थी। ये कह रही थी कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ बस अब उनमें जीने से बेहतर है कि तुम लाइफ में आगे बढ़ो, जिससे लव करते हो उससे कन्फेशन कर लो। उन्होंने ये बात भी नोट कर ली थी कि जैसे कि मैं तुमसे लव करता हूँ वो तो हमारे रिश्ते में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहती हैं। सो इसलिए मैंने भी बहुत सोचने समझने के बाद ही अपने पास्ट को छोड़ने का फैसला कर लिया है कि बस अब मेरी लाइफ में तुम हो। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जिसके आने का मैं वेट कर रहा हूँ वो पर्सन आएगा भी सही कि नहीं आएगा। और उसे अपने साथ डेट पे चलने को ही बोलने लगा था। ये सुन के जिंचा तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पे दोनों बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इधर जैसे घर पहुंचते हैं तो वहीं पे डिंग की मॉम की एंट्री हो गई थी जो कि अपने बेटे पे काफ़ी ज़्यादा भड़क रही होती हैं कि ये डेली आखिर को जिनशा तुमसे मिलने के लिए क्यों आ जाता है, हालांकि तुम्हारा तो अपना बॉयफ्रेंड भी है, इवन कि अपनी जॉब पे भी नहीं जाता है। इसकी वजह से मुझे इतनी परेशानी है कि मैं क्या कहूँ। अब जिनशा खुद सरप्राइज होती है कि ये क्या कह रही है आंटी, ये मुझसे मिलने के लिए कहाँ आता है। खैर फाइनली फिर नैनहुआ बोल पड़ता है कि आंटी ये मुझसे मिलने के लिए ही आता है, मैं अपने लिए कोई काम तलाश कर रहा था तो इसने मेरी हेल्प कर दी थी, इवन के मंथली मैं इसे पे भी कर दिया करूँगा। ये सुनते ही अब यहाँ पे वो आंटी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि ये तो अच्छी बात है कि मेरे बेटे को इतने सारे पैसे मिल जाएंगे। अब उनके जाते ही वो तो इसे हक कर लेता है कि थैंक यू ब्रदर मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। डिंग जैसे ही घर से जाता है तो ये उसे लेके उसके रूम में ही पहुंच आया था जो कि स्पेशली कि उसने खुद अपने हाथों से इसके लिए ये सारी डेकोरेशन की होती है, जिसे कि देखने के बाद ही जिनशा तो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। पहले रात को तो उसे अब इसके बगैर तो बिल्कुल भी नींद नहीं आया करती है। उसने सोच लिया था कि चलो आज की रात तो हो गया, कल पक्का मैं उसे अपने साथ ही अपने रूम में ही सुलाऊंगी। अगले दिन ही नैनहुआ इसे इसके साथ ही लंच दे के भेजता है और यही कहता है कि मैं घर पे तुम्हारे आने का वेट करूंगा। वो भी उसे गुड बाय कहते हुए चली ही गई थी। अब जैसे ही इतने में डिंग की एंट्री होती है तो तभी हमें मिस्टर लिन को भी दिखाया जाता है जो कि इसे डिज़ाइन की बात करने के लिए ही आया था। नैनहुआ ने डिज़ाइन मिस्टर ली को दे दिया था जिसके बदले में कि उसे पैसे भी मिल जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश भी लग रहा होता है। ऑफिस में अचानक ही जिनशा के साथ एक छोटा सा इंसिडेंट भी हो गया था जिसमें कि उसे चोट भी लग गई होती है। नैनहुआ तो भागा भागा उसे देखने के लिए आ गया था। मिसेस शी तो उसे इसका ख्याल रखने का ही बोलने लगी थी। अब यहाँ से वापसी पे जाते हुए अचानक ये नोट करती है कि जैसे कि उसकी गाड़ी के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे हैं। ये तो शुक्र है कि इसके पास पावर्स होती हैं जिसकी वजह से कि उसने गाड़ी को रोक दिया था। अब किसने इनकी ब्रेक को ख़राब कर दिया था, ये काफ़ी हैरानगी वाली बात होती है। अब रात को उसके हाथ पे लगी चोट पे वो मेडिसिन लगाने लगी थी और ये कह रहा होता है कि कल मैं तुम्हारे साथ ही ऑफिस आऊँगा और हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी नुकसान पहुँचाए और जो भी वो हरकत किसी ने की है उसके बारे में भी मैं मालूम करके ही रहूँगा। दोनों काफ़ी क्लोज तो आ गए थे लेकिन फिर ये फ़ौरन से ही साइड पे हो जाता है। अब वो इसे अपने साथ ही रूम में सोने के लिए कहने तो लगा था लेकिन खुद बेड पे सोने की बजाय नीचे ही सो जाता है और इस बात से जिनशा थोड़ी सी अपसेट लग रही होती है। वो कहने लगा था कि देखो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन हूँ ना, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं अपनी इस नेचर को चेंज कर सकूँ। और उसे सोने के लिए कह देते हैं कि कल तो पक्का मैंने तुम्हारे साथ ऑफिस ही जाना है। अब इधर यहाँ में मिसेस शी को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्टेप मॉम से मिलने के लिए आ गई थी। इनके साथ तो उनकी बिल्कुल नहीं बनती है, इवन कि उसने तो इन्हें हर्ट करने का भी डिसाइड कर लिया था। अब क्या प्लान बनाया होता है उसके बारे में तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। मिस्टर ली अब अपनी लेडी बॉस के पास पहुंच आए थे कि जैसा आपने मुझे करने को कहा था मैंने बिल्कुल वही कर दिया। ये कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पका रही है जिसके बारे में ना तो जिनशा को पता है और ना ही नैनहुआ को। इधर अब हमें जिनशा और नैनहुआ को दिखाया जाता है। तैयार करने में तो उसे जिनशा ने हेल्प कर दी थी और साथ ही साथ उसे किस भी कर लेती है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो।
अब उसे ऑफिस में भेजने के बाद ही सीधा वो तो सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए ही चला गया था। और इधर मिसेस शी पूछ रही होती हैं कि आई तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं आया है। नैन हुआ नोट करता है कि इसमें 1 घंटे की वीडियो है ही नहीं, मीन के किसी ने जानबूझ के उसे कट कर दिया है ताकि मुझे पता ही ना चले कि आखिर को जिनशा की गाड़ी किसने ख़राब करने की कोशिश की थी। मिसेस शी इसे जूस ऑफर करती हैं जिसे कि पीने के बाद ही ये तो इधर ही बेहोश हो जाती है। और इसके बाद ही सीधा फ़ोन करके उसने नैनुआ को बुलाया था कि पता नहीं अचानक ही जिनशा को क्या हो गया था, वो तो यहाँ से चली गई है। ये उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है बट वो उसे मिलती ही नहीं है। और अचानक ही इसे एक अननोन नंबर से मैसेज मिलता है कि इस वक्त जो मैं तुम्हें कह रही हूँ बिल्कुल वही करो अगर जिनशा को जिंदा सलामत देखना चाहते हो। उनके कहने के अकॉर्डिंग ये मिसेस शी की स्टेप मॉम के पास आ गया था। सो इसका मतलब है कि ये सब कुछ मिसेस शी ही करवा रही थी। वो इसे कहती हैं कि इन्हें ना फिलहाल तुम मार ही दो और इन्हें डिस्प्रिन की जो भी गोलियां वगैरह होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा एलर्जी है, वो सारी की सारी इनकी बॉडी में जाके खा जाओ। वो इसकी बॉडी में आ तो गया था लेकिन वो खाई थी कि नहीं उसके बारे में तो अब हमें बाद में ही पता चलेगा। इधर ये वेट कर रही होती है कि अभी तक नैनुआ आया क्यों नहीं है। अब जैसे ही वो पहुंचता है तो कह देती है कि देखो अभी अभी मैंने नोट किया था कि जैसे कि नैनुआ तो यहीं पे ही पड़ी हुई थी, पता नहीं कैसे कोई तो इसे यहाँ पे लेके आ गया था। जैसे उसे होश आता है तो कहने लगा था कि क्या तुम्हें पता है कि मिसेस शी वो वाली लेडी है ही नहीं जिसके आने का कि मैं वेट कर रहा था, उसने भी मुझे फूल बनाने की कोशिश की है। और ये कितनी इवल किस्म की पर्सन थी ना कि हमें इसके बारे में मालूम भी ना हुआ और देखो जानबूझ के उसे मारने की भी कोशिश की। इसे तो मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। अब नेक्स्ट ये मिसेस शी से मिलने के लिए भी पहुंच आया था कि आखिर को आपने मुझसे वो सब करवाने के लिए क्यों कहा था, मतलब कोई तो आपका रीज़न होगा। वो भी कह देती हैं कि हाँ बस मेरे कोई पर्सनल रीजंस है, मैं वो तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, इससे पहले कि उसके ऊपर कॉफ़ी गिराती। इसी के साथ ये सीन तो कट हो जाता है। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि जियांग कॉफ़ी में लथपथ नैनहुआ को घर लेके आ गई थी और फ़ौरन से ही यहाँ पे जिनशा से कहती है कि देखो इसे हील करने की कोशिश करो, मुझे शायद लग रहा है कि इस दफ़ा हो सकता है कि तुम एनर्जीज इसे दे पाओगी। और फाइनली वो ठीक भी हो जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये तो मिसेस शी के अटैक से बच गया था लेकिन वहाँ से वापसी पे अचानक ही जियांग से टकराने पे उसकी शर्ट पे कॉफ़ी लग गई थी और इस बात के लिए जियांग अपोलोजाइज भी कर रही होती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था ना। वो कह देता है कि कोई बात नहीं है, ऐसे इंसिडेंट्स तो होते रहते हैं। मिसेस शी की स्टेप मॉम की डेथ तो हो गई थी लेकिन वो डिस्प्रिन की गोलियां खाने की वजह से नहीं। उनके डेथ सर्टिफिकेट को देखते हुए इसे मालूम हो जाता है कि एक्चुअली में वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती थी ना, तो तभी अब फाइनली इस दुनिया से चली भी गई है। लेकिन ये काफ़ी खुश नहीं लग रही होती है कि मैंने तब नैनुआ से कहा भी था कि उन्हें डिस्प्रिन की गोलियां दे देना, इसका मतलब है कि उसने मेरा काम किया ही नहीं। तो अब हमें जियांग के भी एक सीक्रेट का पता चलता है कि एक्चुअली में वो भी एक एंशियंट पर्सन है और किसी न किसी तरह से उसका कनेक्शन तो हमारे हीरो से है ही सही। वो जानबूझ के ही कॉफ़ी भी उसने उसी के ऊपर ही गिराई थी ताकि उसे घर लेके जाएगी और जिनशा से कहेगी कि इसे हील करो। इवन के एनर्जीज वगैरह तो दूर खड़ी वो ही खुद उसमें ट्रांसफ़र कर रही होती है। अब आखिर को इसका रिश्ता उससे क्या है उसके बारे में तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। जिनशा ने कंपनी में आके जॉब से रिज़ाइन कर दिया था और इवन के मिसेस शी को भी बातें सुनाने लग गई थी कि मैंने तो आपको अपनी टीचर माना था, ये नहीं सोचा था कि आप इस किस्म की लेडी निकलेंगी। घर पे आके सारी बात का नैनुआ को बता ही रही थी कि अचानक इसे मिसेस शी की कॉल आ जाती है जो कि नैनुआ से बात करना चाहती थी। वो भी स्पीकर ऑन कर देता है। वेल यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे अपोलोजाइज़ करती हैं कि मैंने तुम्हारा यूज़ किया। खैर वो तो बस अपने मतलब भी चाहती थी जो कि उनसे निकल गया था। अब ये भी कह रही होती हैं कि मेरा अब यही इरादा है कि तुम्हें बता दूं कि आखिर को वो वाले सारे डिज़ाइंस मैंने किसके कॉपी किए थे। उनका नाम यूतिंग है, वो काफ़ी ओल्ड लेडी हैं और ताइवान में ही रहती हैं। या शायद कि जिस पर्सन के तुम्हें वेट है कि वो मेरी लाइफ में आएगा हो सकता है कि वो वही हो। ये सुन के वो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होता है कि अब चाहे वो लेडीज जो भी है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसने तो अब बस सिर्फ और सिर्फ जिनशा की लाइफ में ही रहने का डिसाइड कर लिया था कि अब चाहे जो कुछ भी होता रहे मुझे इसके साथ डेट करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इन्होंने कल ही अपने रिलेशनशिप को अनाउंस करने का भी डिसाइड कर लिया था और ऑफिशियली डेट पे जाने का भी। ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है, अपनी जैसे ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। अचानक इसे याद आता है कि ओ नो, अपनी एक लिपस्टिक तो मैं स्टूडियो में ही भूल गई थी। सो अगले ही दिन इसे गुड बाय कहने के बाद जैसे स्टूडियो पहुंचती है तो सामने से अपने कॉलीग्स के थ्रू इसे पता चलता है कि इनका स्टूडियो तो बैन हो चुका है और सारा का सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि मिसेस शी का ही था और वो खुद भी पकड़ी गई थी। अब जो इतने बड़े बुरे बुरे काम करता है उसका अंजाम तो यही होना चाहिए।
इसे काफ़ी बैड फील होता है। अब अचानक ही इसकी तबीयत तो काफ़ी ख़राब होने लगी थी। जैसे ही डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए आती है तो उसे पता चलता है कि इसे हेमोराइड्स हो चुका है। अब डॉक्टर ने तो यही कहा था कि जितना जल्दी हो सकता है अपना ऑपरेशन करवा लो। ये नैनहुआ के साथ अपनी डेट ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए फ़ौरन से ही वहाँ से भाग के घर आ जाती है। वो सरप्राइज होता है कि तुम्हारे हाथ में मेडिसिन क्यों है। ये उससे झूठ बोल देती है कि ये मेरी नहीं है बल्कि जियांग की है और उसने मुझे रखने के लिए दी है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। रात को काफ़ी एक्साइटेड भी लग रही थी कि मुझे फाइनली इसके साथ डेट पे जाने का मौका मिल ही गया। और अगले दिन जैसे ही ब्यूटीफुल सा तैयार होके आती है, हमारा हीरो तो बस इसे देखता ही रह गया था। अब इसकी बम में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है जो कि इसे बर्दाश्त तो नहीं हो रहा था, लेकिन नैनहुआ के साथ अपनी डेट ख़राब भी नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए इसे मजबूरी में उसके साथ जाना ही पड़ जाता है। वो इसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे लेके आ गया था। हालांकि डॉक्टर ने मना किया था कि तुम्हें इस कंडीशन में स्पाइसी फूड नहीं खाना है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती वो खा लेती है। अब जिन जिन चीज़ों से उसने मना किया था इसे मजबूरी में वही करनी पड़ जाती हैं। अब फिर भी सैड होती है, इसकी पेन तो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और ये सब कुछ देख के नैनहुआ सोचता है कि मेरे सारे आइडियाज़ मतलब फ्लॉप गया। मैंने सोचा था कि शायद मेरे साथ आकर ये खुश होगी, बट ना ये तो काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रही है। ये विश करती है कि काश इसे मेरी इलनेस का पता चल जाए, वरना कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। और फाइनली उसे मालूम हो जाता है कि इसे क्या इलनेस है। अब इसका ऑपरेशन हो गया था। ये तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगी थी कि वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। खैर वो जिस तरह से इसकी केयर कर रहा होता है यहाँ पे जिनचे को तो बहुत अच्छा लगता है। इतने में ही इसके सारे फ्रेंड्स की भी एंट्री हो जाती है, जिन्हें के जब पता चला था कि ये इलिया इसका ऑपरेशन भी हुआ है वो उसे देखने के लिए आ गए थे। खैर अभी तो वो अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले होते हैं। इसके साथ एक सेल्फी बनाना चाहते थे। ये कह देती है कि अभी हॉस्पिटल में तो नहीं, क्यों ना हम किसी दिन एक साथ में ट्रिप पे चलते हैं, खूब सारी मस्तियाँ करेंगे, हमें एक साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। वो भी खुशी खुशी मान जाते हैं। यहीं पे हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि ताइवान में उसी लेडी यूतिंग से मिलने के लिए आई थी और कह देती है कि अब की बारी तुम्हारी है उनके सामने अपना शो चलाने की, सो तैयार रहना। जिस घर में नैनहुआ और जिनशा रह रहे थे उस घर का जो पहला मालिक था उसकी एंट्री हो चुकी होती है और वो अपना घर वापस लेना चाहता था कि मेरी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार है, उनकी आखिरी विश है कि वो इधर आके रहना चाहती हैं। ये तो साफ मना कर देते हैं कि नहीं, अब हम यहाँ पे रह रहे हैं, आप चाहे हमें दुगनी कीमत पे ही ये घर क्यों ना लेने के लिए कह दे, बट हम ये नहीं देने वाले हैं। वो तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट लग रहे होते हैं और खैर वो तो वहाँ से चला ही गया था पीछे से। अब ये जैसे ही रात को इसे सेड्यूस करने के लिए पहुंचती है, मीन के वो इसके साथ अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहती थी। ये मना कर देता है कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती है तब तक तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। खैर वो काफ़ी ओल्ड फैशन टाइप होता है ना, ये भी उसकी बात मान जाती है कि ठीक है, जैसे कि तुम्हारी विश है मैं बिल्कुल वही करूँगी। चुपके चुपके से डिंग के साथ मिल के इसने एक स्टूडियो बाय करने का भी डिसाइड कर लिया था कि अगर जिनशा एक डिज़ाइनर बनना चाहती है तो मैं उसका ये ड्रीम ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगा एंड देन उसे सरप्राइज़ भी दूंगा। अगले ही दिन इनके सारे फ्रेंड्स की इनके घर पे एंट्री हो गई थी और ये सारे मिल के बीच पे ही जाने का डिसाइड करते हैं। सो नेक्स्ट इन्हें मस्तियाँ करते हुए ही दिखाया जाता है। अब उनके सामने ये तो इसकी काफ़ी ज़्यादा केयर भी करने लगा था, मिलके बहुत सारी गेम्स भी खेलते हैं। उनके कहने पे ये जैसे उसे किस करने लगता है लेकिन फिर फोरहेड पे कर देता है। इस बात से जिनशा थोड़ी सी अपसेट लग रही होती है कि उनके सामने मेरा थोड़ा सा भरम तो रख ही लेते। नैनहुआ उससे अपोलोजाइज करने के साथ साथ उसका हाथ पकड़ के बाकी सारे फ्रेंड्स से एक्सक्यूज़ करता हुआ उसे अपने इसके न्यू वाले स्टूडियो ही लेके आ गया था। और ये तो जिनशा के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ होता है। यहीं पे ही ऑफिशियली उसे शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है। इसका तरीका काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। यहाँ पे जिनशा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड देन फौरन से ही दोनों किस कर लेते हैं। अब इससे पहले कि इनके बीच कोई भी रोमांटिक सा सीन क्रिएट होता, हमारा हीरो तो इधर ही बेहोश हो जाता है। एक्चुअली में वो चेरी ट्री से काफ़ी ज़्यादा दूर जो आए हुए थे। अब अगले ही दिन वो तो जिनशा को अवॉइड करने की भी कोशिश करने लगा था। बेचारा काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड जो फील कर रहा होता है। ये कह देती है कि कोई बात नहीं है, वैसे भी ऐसे तो इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तुम मुझे पसंद करते हो मैं तुम्हें करती हूँ, ये तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है ना। अब इससे पहले कि वो इसके क्लोज आके किस करता है तभी ऊपर से डिंग की एंट्री हो जाती है।
वो वाली पुरानी एंटीक इयररिंग्स किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर लिन ने ही बाय की होती हैं। वो उनकी पेमेंट कर देता है और ये भी कहने लगा था कि मेरी ग्रैंड माँ मरने से पहले नैनुआ को देखना चाहती हैं। जब से ही उन्होंने नैनुआ का नाम सुना है बस उनकी यही ज़िद है। अब वो ज़ाहिर है मरने वाली है, उनकी आखिरी विश है कि तुम पूरी नहीं करोगे। यहाँ पे वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, वो नहीं जाना चाहता था। अब ये सारे फ्रेंड्स मिलके रात को कोई हॉरर सी मूवी देखते हैं। हमारा हीरो तो बहुत ज़्यादा ही डर गया था। यहाँ पे तो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ जिनशिया अपसेट माइंडेड ही रहती है। वो इससे पूछ लेता है कि तुम्हें क्या हुआ है। ये कह देती है कि क्या तुम्हें एक दफ़ा ताइवान जाके यूतिंग से मिलना नहीं चाहिए। हो सकता है कि वो मर जाएं ऐसे ही आखिरी विश को लेके, मतलब बुरा लगता है ना। वो भी कह देता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं उससे जाके मिलूँ तो मिल लेते हैं। इनके फ्रेंड्स तो खैर अगले ही दिन वहाँ से चले गए थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा टाइम साथ में बिताया था। चलो कुछ मेमोरीज तो इनकी बनी गई थी। अब नेक्स्ट सीन में ही मिस्टर लीन इन दोनों को अपनी ग्रैंड माँ से मिलवाने के लिए लेके आ ही गए थे। ग्रैंड माँ तो इसे देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती हैं कि मैंने तो तुम्हारे ही आने का वेट किया था। अब जैसे ही नैनुआ बाहर निकलता है तो ये उससे पूछ लेती है कि हाँ तुम्हें कुछ पास्ट की मेमोरीज याद आई। ये कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, और उस लेडी का और मेरा तो कोई कनेक्शन बन ही नहीं रहा था। लेकिन हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा इतना याद आया है कि किसी ने मुझे अपनी इमोर्टैलिटी दे दी थी और मेरा नाम असल नैन हुआ नहीं बल्कि ली चैन चुआन है। अब ये तो काफ़ी सरप्राइजिंग बात है। खैर अभी फ़िलहाल तो इसे कुछ भी याद नहीं आया था। अब यहाँ पे तो वो इससे ये भी कह रही होती है कि देखो अगर हम दोनों ने शादी कर ली मैं तो ओल्ड हो जाऊंगी और तुम यंग ही रहोगे, मुझे संभाल पाओगे। वो कह देता है कि हाँ तो और क्या बात है। खैर इस दिन के बाद से ही वो काफ़ी दुखी दुखी सा रहने लगता है कि इसका मतलब है कि मेरा नाम नैन हुआ नहीं बल्कि ली चैन चुआन ही है। और मैं पता नहीं न जाने क्या सोचता रहा। अब शायद जिसके आने का मुझे वेट है वो आएगा भी सही कि नहीं। इसे इतना अपसेट देख के डिंग और साथ ही साथ जिनशिया को भी टेंशन ही होने लगी थी। अचानक ही जियांग इसे कॉल करके बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। खैर ये भी कहने लगी थी कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि वो जो यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह लेने के लिए आए थे ना मिस्टर ली, उन्हीं का ही है। ये सुन के वो तो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड रह जाते हैं। यहाँ पे ये कहने लगी थी कि देखो अब नेक्स्ट ना तुम अबॉर्शन करवाने का बिल्कुल भी मत सोचना, हम मिलकर ही इस बच्चे को पालेंगे। और वैसे भी मिस्टर ली तुमने खुद ही तो कहा है इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, ये तो अच्छी बात है। यार अब जो यूथिंग वाली सारी स्टोरी होती है उसके बारे में मीस ने जियान को बता दिया था। वो तो इसके सामने ऐसे शो करवाती है कि जैसे कि यूथिंग को बिल्कुल नहीं जानती है, हालांकि सारा किया धरा तो जियांग का ही होता है। रात को अब जैसे ही इसे अफसर सा देख के बाहर आती है तो ये कहने लगा था कि मैंने अपनी मदरलैंड जाने का डिसाइड कर लिया, तुम मेरे साथ चलोगी। वो भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल मैं तो जाऊंगी। इनके साथ तो जियांग और डिंग भी जाने ही लगे थे। फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही मिस्टर ली से जियांग बात कर रही होती है तो इसकी बातें चोरी चोरी डिंग ने सुन ली थी। उसे तो पहले से ही क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर को इसका जिनशिया और नैनुआ के साथ क्या रिलेशन है। खैर फिलहाल तो अब उसने जो जियांग की बातें सुनी थी उस बारे में जिनशिया और नैनुआ को नहीं बताया था। अब बैठे बैठे ही वो इन्हें कहने लगता है कि क्या आप तुमको मालूम है कि वो जो ग्रैंड माँ थी उन्होंने ये भी कहा था कि मिस्टर लिन के साथ साथ उनका कोई एक और बेटा भी था जिसमें कि मैं पैदा हुआ, और शायद वो मेरी कोई ओल्ड ग्रैंड माँ और अपनी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो मेरे नाम करवाना चाहती हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बात है ना। मुझे क्यों नहीं याद है कि मेरी कोई ग्रैंड माँ भी थी या फिर शायद कि मेरा कोई रिलेटिव भी था। अब ये सारी बातें बताने के बाद ही वो कह देते हैं कि मैंने तो सोच लिया कि उनकी प्रॉपर्टी नहीं लूँगा। रात को ही जिनशिया इसके पास अपनी डायरी लेके आती है जिसमें कि जब इसके साथ उसकी फर्स्ट मुलाकात हुई थी और इन दी एंड क्या हुआ था सबकी सब ड्राइंग्स ही बनाई हुई थी। ये देखते हुए उसे तो इस पे इतना प्यार आता है कि यहाँ पे वो जिनशिया को किस कर लेता और इससे ये भी कहने लगा था कि हमारी फर्स्ट मुलाकात तब नहीं हुई थी जहाँ के तुम्हें लगता है। तुम्हें याद है जब जियांग के साथ तुम वो घर देखने के लिए आई थी, मीन के बाय करना चाहती थी, तभी फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था और बस तुम्हें देखते ही रह गया था। ऐसे मानो कि फर्स्ट टाइम ही मुझे तुमसे फर्स्ट साइट लव हो गया। मैं तो यही विश की थी कि काश के तुम इस घर में आ जाओ। हालांकि बाकी सारे लोगों को तो मैं भगा दिया करता था, सिर्फ तुम्हें ही नहीं भगाया था। ये सब बताते बताते दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। इधर मिस्टर लिन का गुस्से के मारे बुरा हाल होता है कि आखिर को ग्रैंड माँ अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी उस वो जो जिस पर्सन को हम जानते ही नहीं है नैन हुआ उसे कैसे देने का सोच सकती हैं। इसने भी कोई इवल सा प्लान बना लिया था।
इसे मालूम हो गया था कि वो जो नैन हुआ है उसकी ज़िंदगी वो जो इनका एक चेरी ट्री है उसी में ही बसी हुई है। सो इसने उसी को ही ख़त्म करने का डिसाइड कर लिया था। ये लोग एक बीच पे पहुंच जाते हैं और सबके सामने ही ऑफिशियली वो इसे अब शादी के लिए प्रपोज कर देता है कि पहले जो मैंने तुम्हें प्रपोज किया था वो ओल्ड फैशन था, लेकिन अब नहीं है, अब मैं मॉडर्न तरीके से तुम्हें अपनी वाइफ बनाने के लिए कह रहा हूँ। ये तो खुशी हो जाती है और एक प्यारी सी रिंग भी उसने इसे पहना दी थी। ये लोग अब इसी बीच पे ही काफी सारी मस्तियां करने लगे थे। रात को ये तो दोनों अकेले ही मून को देखने के लिए आ गए थे। डिंग साहब जियांग के रूम में आ जाते हैं कि मुझे सच सच बता दो कि तुम कौन हो, ऐसे सोने का नाटक मत करो। वो भी उठ के बैठ जाती है और ये भी कहने लगा था कि अगर तुमने मुझे कुछ भी ना बताया तो जो मेरे दिमाग में तुम्हें लेके सारी की सारी बातें हैं वो मैंने नैनुआ को बता देनी है। हो सकता है कि वो तुम्हें पहचान ही जाए। ये उसका गला पकड़ लेती है कि किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, जो भी बात है मैं सारी की सारी तुम्हारे सामने क्लियर कर देती हूँ। और फिर उसे बता देती है कि मैं भी एक एंशियंट पर्सन हूँ और नैनुआ और जिनशा दोनों को ही मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं चाहती हूँ कि नैनुआ को कुछ भी अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आए। इसके पीछे भी मेरा एक रीज़न है, प्लीज़ इस बारे में उन दोनों को मत बताना। यार वो भी इसे प्रॉमिस कर लेता है कि ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा जब तक कि तुम उन्हें हर्ट नहीं करती हो। इधर फिर से हमारे हीरो की तबीयत खराब हो गई थी। अब की बार वो इसे हील करने की कोशिश करती तो है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। अब अचानक इसे मॉम की कॉल आती है जो कि डिंग को बता रही थी कि अगर तुम्हारे साथ जिंशी है तो उसे कह दो कि उनके बैकयार्ड में जो एक चेरी ट्री था उसे किसी ने आग लगा दी है। सो यही रीज़न था जिसकी वजह से कि यहाँ पे हमारे हीरो की तबीयत खराब हो गई थी। फ़ौरन से ही भागे भागे घर पे पहुँचते हैं। उस ट्री को तो बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है जियांग, बट कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा होता। इसकी कंडीशन दिन ब दिन ही ख़राब भी होती जा रही थी। बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मैं तो अभी डिसअपेयर नहीं होना चाहता था। इनका शक तो सीधा सीधा उन्हीं बैड बॉयज़ पे पड़ता है जिन्होंने के पहले जिनशा को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी। सीधा पहुंचते उनके पास कि हमें सच सच बताओ कि आखिर को उस ट्री को क्यों जलाया है तुम लोगों ने और किसके कहने पर जलाया है। वो कह देते हैं कि हमें तो एक मिस्टर लिन नामी पर्सन नहीं कहा था जो कि ताइवान में रहते हैं, वरना भला हम ऐसा कैसे कर सकते थे। इधर बेचारी जिनशा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि अगर नैनुआ मेरी लाइफ से चला गया तो फिर ना जाने मेरा क्या बनेगा। खैर फिलहाल ये लोग तो उस लिन के पास नहीं जा सकते थे, लेकिन हाँ मिस्टर ली ज़रूर उसे सबक सिखाने के लिए पहुंच आए होते हैं। इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है और ये तो यही विश करती है कि काश नैनुआ डिसअपेयर ना हो, वो मेरे साथ ही ज़िंदगी गुजारे। तभी ऊपर से नैनुआ भी आ गया था। वो कह देते हैं कि चलो मेरे पास जितने दिन बचे हैं हम दोनों शादी कर लेते हैं, साथ में ही वक्त बिताएंगे। और इस बारे में आकर उन्होंने डिंग और जियांग को भी बता दिया था और अभी से ही उसने शादी की प्रिपरेशंस करनी स्टार्ट कर दी थी। अपनी वेडिंग के जो भी ड्रेस इसने डिजाइन्स किए थे, जैसे ही ड्रेसेस पे जियांग की नजर पड़ती है वो तो एकदम शॉक्ड ही रह गई थी कि जिनशा ने ये बनाई तो बनाई कैसे। खैर उसे इतना तो रियलाइज हो जाता है कि इसका मतलब है कि ली चूचैन मीन के जो अब नैनुआ बना हुआ है उसकी डेस्टिनी सिर्फ और सिर्फ जिनशा के साथ ही जुड़ी हुई है। तभी तो ये दोनों कभी भी सेपरेट होते ही नहीं है। वेडिंग ड्रेस पहन के आती है तो हमारा हीरो तो बस इसे देखते ही रह जाता है। अब तभी इसे फ्लैशबैक में सारी मेमोरीज याद आ गई थी। अब उसे पता चलता है कि जिस पर्सन ने इसे अपनी इमॉर्टैलिटी दी थी और जिसे कि ये पास्ट में पसंद करता था वो कोई और नहीं बल्कि जिनशा ही थी। दोनों ही खुशी खुशी वेडिंग सेरेमनी में पहुंचते हैं। अब अचानक जैसे ही इसकी नज़र जियांग पे पड़ती है तो ये उसे उसके रियल वाले नेम शिवनिंग से बुलाता है और ये देख के वो एकदम हैरान कि इसका मतलब है कि मेरी आइडेंटिटी के बारे में इसे मालूम हो गया। अब यहाँ पे डिंग भी इन दोनों को साथ में देख के खुश लग रहा होता है कि चलो इनकी शादी भी हो जाएगी। इन्हें लग रहा था कि शायद कि अभी इसके पास डिसअपेयर होने के लिए कुछ टाइम बचा है, बट ना। जिनशा जैसे उसे वेडिंग रिंग पहना रही होती है तो अचानक ही ये तो यहाँ से गायब होना स्टार्ट हो गया था और ये सब कुछ देख के वो बेचारी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो। इसके बाद ही हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी थी। एक तो वो ट्री एकदम ख़राब होके रह गया जिसकी वजह से कि इसकी इमॉर्टैलिटी भी अब ख़त्म ही होती जा रही थी। अब वो यहाँ पे एक ही विश रखती है मिस्टर ली के सामने कि मैं बस आखिरी दफ़ा जिनशा से मिलना चाहती हूँ, क्या तुम उसे बुला दोगे। मिस्टर ली ने जिनशा को बुला के पूरी स्टोरी बता दी थी कि पहले वक्तों में जियांग जिसका रियल नेम शिवनिंग था और नैनुआ जिसका के रियल नेम लियू चूचैन था, दोनों बहन भाइयों की तरह ही रहते थे। फिर उनकी लाइफ में एक इमॉर्टल गर्ल नैनुआ की एंट्री हुई। ली चूचैन तो उससे बहुत ज़्यादा लव करने लगा था तो शिव को जेलसी होने लगी।
उसने नैन को हर्ट करने की भी कोशिश की थी, बट उसने पनिशमेंट के तौर पे शिव को इमोर्टैलिटी दे दी एंड फिर डिसअपीयर हो गई। ये सब कुछ देख के ली चुचेन के दिमाग पे इतना बुरा असर पड़ा, उसे अपनी सारी पास्ट की मेमोरीज ही भूल गई और खुद को नैन हुआ ही समझने लगा। और फिर उसे स्टोरी भी बना ली कि जैसे उसे अपनी लेडी के आने का वेट है। अपनी बहन शिव को तो वो एकदम भूल ही गया था। शिव ने इतना लंबा अरसा गुजारा है, वो लाइफ से बोर भी हो चुकी है। उसे बुरा भी लगा था कि मेरी वजह से लियू चुचेन को नैनुआ से जुदा होना पड़ा और अब लॉनली भी फील कर रहा है। उसे अपने भाई के लिए बेस्ट लड़की तुम ही लगी थी, सो इसलिए उसने तुम्हें ही उससे मिलवा दिया और इवन के तुमसे फ्रेंडशिप भी कर ली। यूथिंग का यूज़ करके वो अपनी सारी प्रॉपर्टी लियू चुचेन के नाम करवाना तो चाहती थी, बट अब चैरिटी भी नहीं रहा है तो उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म होने के करीब है। लास्ट टाइम ही वो तुमसे मिलना चाहती हैं, बस एक दफ़ा जाके उनसे मिल लो। ये भी फिर उनकी बात मान लेती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जियांग से मिलने के लिए आ गई थी। वो तो इससे अपोलोजाइज़ कर रही होती है कि मैं तुम्हें सब बताना चाहती थी बट नहीं बता पा रही थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अब वैसे भी मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। इसने तो उसे माफ़ कर दिया था और यही सुनना था कि तभी जियांग अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है। वो भी अब इस दुनिया से चली ही गई थी और ये सब कुछ देखते हुए बेचारी जिनचिया तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि एक एक करके सब लोग मुझे छोड़ते ही जा रहे हैं, मेरा क्या बनेगा। अपने सुनसान से घर में पहुंच आई थी, अपने ऐसे मानो कि जैसे कि सारी की सारी रौनकें नैन हुआ ही अब हम उसे कहेंगे ली चुचेन को कि अपने साथ ही लेके चला गया। इसने उसी पुराने दरख्त के पास ही एक न्यू छोटा सा पौधा लगा दिया था और अपनी जो भी बिलोंगिंग्स नैन हुआ के साथ जुड़ी हुई थी वो सारी की सारी इधर ही दबा देती है। तो इसी के साथ ही अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि इसने जो वाला छोटा सा पौधा लगाया था वो तो एक दरख्त बन चुका होता है और फिर ये भी एक डिज़ाइनर बन गई थी, अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर ही दे रही थी और तभी हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है। बीन के वो वाला ट्री दोबारा से ज़िंदा हो गया था जिसकी वजह से कि नैन हुआ को भी लाइफ मिल गई थी और इसे देख के वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है और रात को घर आने के बाद ही इंटीमेट भी हो जाते हैं। अगले ही दिन जैसे ही एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तभी इतने में डिंग की एंट्री हो जाती है। उसे जैसे ही पता चला था कि बिग ब्रो वापस आ गया, सो बस फौरन से उससे मिलने के लिए आ गया और ये भी कह रहा होता है कि तुम्हारी बहन शिव जो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी छोड़ के वापस गई है, इनके चिंगशी ग्रुप की ऑनर कोई और नहीं बल्कि इसकी बहन शिव ही थी। सो उसके प्रेसिडेंट बनने के हकदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। मैंने आज तक तुम्हारी कंपनी को संभाला है और अब तुम्हारी बारी है। इनकी इसी क्यूट सी और छोटी सी फैमिली के साथ ही हमारे इस ड्रामे गोल्डन हाउस हिडन लव की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।